हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। आज मैं लेके आ गया हूँ ओवरलोड ऑफ इंसेक्ट का और एक नया वीडियो। तो गाइस, मुझे पता है कि मैं बहुत लेट से वीडियो डालता हूँ, तो मैं करूँ भी तो क्या गाइस, तुम लोग अच्छे से सपोर्ट नहीं दिखाते हो गाइस। हमारे चैनल पे मेंबरशिप बहुत पहले से ही एक्टिव है, तो तुम लोग चाहो तो हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले और मैं और भी जल्दी वीडियोस को ला सकूं और भी ज्यादा न्यू सीरीज को एक्सप्लेन कर सकूं। तो एक बार जल्दी जाके हमारे मेंबरशिप को चेक कर लेना, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम उनके लीडर को देखते हैं, वो खड़ा हो जाता है और अपने साथियों से कहता है कि इस तरह का काम जरूर किसी ड्रीमर ने किया है, तो इसके बारे में और आगे छानबीन करने की जरूरत नहीं है। और फिर उनका लीडर अपने साथियों से कहता है कि ग्रेट जिया जीनियस रैंकिंग टूर्नामेंट को एडजस्ट करो और उनमें टॉप 3 रैंकिंग प्लेयर्स को चेंज मत करना और एमसी का रैंक 4th में रखना, और इन चारों के बाउंटी लेवल को फिर से बढ़ा दो, और जो कोई भी उन चारों में से किसी एक को मार डालेगा उनको एंशियन गॉड का ब्लेसिंग मिलेगा और वो पर्सन डायरेक्टली 6th स्टार लेवल तक पहुंच जाएगा। और फिर उनका लीडर उन सबसे कहता है कि जब से दूसरी, तीसरी और 5वीं सीट पर जील लिंक्वी की हत्या हुई है, हमारे एंशियन गॉड कल्ट बिना काम का पड़ा हुआ है। तभी हमें उस लीडर के सामने एक बहुत बड़े क्रीचर को दिखाया जाता है, जिसके पास बहुत सारे आंखें होते हैं। तभी वो लीडर कहता है कि उस एंशियन गॉड की कृपया से, जिसने कि हमें त्यागा नहीं है, उसने हमें डिवाइन रिलेशन भेजा। तो अब समय आ गया है कि हम एंशियन गॉड के लिए कुछ करना शुरू करें। फिर सीन चेंज होता है और हमें बहुत सारे स्पाइडर के जाले दिखाया जाता है। तो गाइस, जो मॉन्स्टर अभी हमें दिखाया गया था वो असल में एक स्पाइडर मॉन्स्टर है। इसी के साथ हम एंशियन गॉड कल्ट के लीडर को देखते हैं, जो जाते हुए कह रहा होता है। वो लीडर स्पाइडर एम्परर को ग्रीट करता है और उससे कहता है कि मैं एंशियंट गॉड कल्ट का 7 सीटर हूँ, मैं आपके साथ यहाँ पर अलायंस बनाने के लिए चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो वो स्पाइडर एम्परर कहता है, ह्यूमन, मैं ह्यूमंस पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। तो वो लीडर स्पाइडर एम्परर से कहता है कि नहीं, सच कहूँ तो हमारे पास ये गंदे ह्यूमंस की बॉडी है, पर हमारी आत्मा एंशियन गॉड की है। और वो लीडर उसे स्पाइडर एम्परर से कहता है कि तुम्हारा फैक्शन रैंक एवियस रेस में टॉप 100 में आता है, इसीलिए आपको हमारा सहयोग करना होगा। आखिरकार हमारा लक्ष्य एक ही है। तो वो स्पाइडर एम्परर कहता है कि मुझे तुम्हारी बकवास से कोई भी मतलब नहीं है, तुम बस मुझे अपना मकसद बताओ। तो वो लीडर स्माइल करते हुए कहने लगता है कि जियांग नाना सुरक्षित है। मैं आपको द ग्रेट जिया के जीनियस रैंकिंग के दौरान जियांग नान के चूजियांग शहर में एक बीस्ट अटैक लाने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। हम डिस्ट्रक्शन का उपयोग एक एंशियन गॉड को वापस बुलाने के सेक्रीफाइस के तौर पर करेंगे। उस समय स्पाइडर एम्परर, आप अपनी कीमत बता सकते हैं। इसी के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम जीजुआन को देखते हैं, जो एमसी के कमरे को नॉक कर रही होती है और एमसी से पूछ रहे होते हैं, क्या तुम जाग गए हो। तो हम एमसी को देखते हैं जो गेट ओपन करता है और जीजुआन से कहता है चलो। तो जीजुआन एमसी को देखकर शर्माने लगती है और एमसी से पूछती है कहाँ जाना है। तो एमसी कहता है कि अगर ये डेट नहीं है तो क्या हम तुम्हारे कमरे में जा रहे हैं। फिर एमसी शौक होते हुए जीजुआन से कहता है कि क्या ये बहुत तेज नहीं चल रहा है। तो जीजुआन ब्लश करते हुए एमसी से कहती है भाड़ में जाओ, और जीजुआन वहाँ से जाने लगती है और एमसी से कहती है कि मेरे पीछे आओ, मेरे फादर ने कुछ प्लान्स को रेडी किया है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम जी क्लैन के ट्रेनिंग ग्राउंड को देखते हैं, जहाँ पर जीजुआन के फादर अपने साथियों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तभी जीजुआन के फादर कहते हैं कि एमसी तुम आ गए। तो एमसी कहता है, ये कुछ न करने वाला राजा, वास्तव में ये अपने नाम के हिसाब से ही सुबह उठते ही लेट गया। तो हम दो लोगों को देखते हैं जो एमसी के बातों को सुनकर गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी जीजुआन के फादर उनसे कहते हैं, ये मैजिक सिटी के वॉर जोन के अंदर टॉप टायर के टैलेंट्स हैं, कुछ ही दिन में ये तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स बन जाएंगे। तभी वहाँ पर और एक बंदा आ जाता है। तो जीजुआन के फादर कहते हैं, देखो, इस टीम को लीड करने वाला यूनफे आ गया है, एकमात्र ऐसा पर्सन जिसके पास हिडन टैलेंट है और उसकी एबिलिटी का नाम स्पिरिट गॉड विस्पर है। तो यूनफे भी ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, कमांडर जी आप भी। और जीजुआन भी अपने फादर से कह रही होती कि फादर, आप अपने दुश्मन को हमारे सीक्रेट्स के बारे में बता रहे हैं, ये तो दल बदलने जैसा है। तो जीजुआन के फादर कहते हैं कि माफ करना, मैं अभी भी जागा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं
में थोड़ा बहक गया हूँ। तो हम एमसी को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि ये कुछ न करने वाला राजा सचमुच में मेरे साथ किसी बाहरी व्यक्ति के तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। हालांकि मेरी वॉइड आई के होते हुए उनकी जानकारी की जरूरत नहीं थी। तभी जीजुआन के फादर कहते हैं कि 8 दिनों में जियांगनान जीनियस रैंकिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। तुम सभी को अगले लेवल तक पहुंचने के लिए मदद करनी होगी और मैंने तुम लोगों की मदद करने के लिए नाइनली डिवाइन ट्रेजर को तुम लोगों के ट्रेनिंग में शामिल करने के बारे में सोचा है। तो हम जीजुआन को देखते हैं जो शौक होते हुए अपने फादर से पूछती है कि फादर क्या आप इस बार सचमुच में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो हम यूनफाई को भी देखते हैं, वो भी शौक हो जाता है और कहता है नाइनली डिवाइन ट्रेजर ग्रेट जिया के टॉप सीक्रेट रियल्स में से एक। तो हम एमसी को देखते हैं जो बोर होते हुए सोच रहा होता है कि मुझे सिर्फ ये सब घोषणा करने के लिए बुलाया गया है और मुझसे ये मत कहना कि मुझे ये सब तुम लोगों के टीम में शामिल होने के लिए बताया जा रहा है। और फिर बताया जाता है कि जिस टेरिटरी में तुम लोग जा रहे हो वो जी फैमिली का तीसरा 9 लीफ डिवाइन टेरिटरी है और ये टेरिटरी 10,000 फुट ऊंचे एंशियंट गॉड के शरीर के अंदर है। और उस टेरिटरी में एंटर करने के बाद तुम लोग उस एंशियंट गॉड के बॉडी को एक्सप्लोर करोगे, यहाँ तक कि इसकी 80% पार्ट्स को पहले ही एक्सप्लोर कर लिया गया है। फिर भी ये अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है, खासकर उसका सिर। उसके पास मत जाना वरना निश्चित तौर से तुम लोग मारे जाओगे। तभी जिया बाहर आ जाता है और एमसी से कहता है कि फादर मैं भूखा हूँ, एंशियंट गॉड की बॉडी स्वादिष्ट होगी। और हम देखते हैं कि एमसी ये सब सुनकर थोड़ा अजीब सा फेस बना रहा होता है और एमसी जिया से कहता है कि सबसे पहले बच्चों जैसी बात करना तुम्हारे पोकर फेस के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए ऐसा करना बंद करो। और दूसरी बात कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा या नहीं ये इस बात पर निर्भर करता है कि कुछ न करने वाला राजा किन शर्तों पे मुझे ले जाएगा। तभी जीजुआन के फादर को देखते हैं, वो सबसे कहता है कि ठीक है सब लोग मेरे पीछे आओ। तो जीजुआन के फादर एमसी को देखते हुए एमसी से कहते हैं कि एमसी तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, तुम हमारे साथ नहीं जाने चाहते हो क्या। एमसी कहता है कि नहीं बिल्कुल मैं जाना चाहता हूँ। और एमसी सोच रहा होता है कि ये कुछ न करने वाला राजा मेरे सामने कोई भी कंडीशंस नहीं रख रहा है। और एमसी जिया से कहता है कि छोटी जिया इस बार लगता है कि हमें खाने को मिलेगा। और हम जीजुआन के फादर को देखते हैं जो सोच रहे होते हैं कि वो अभी एक बाहरी व्यक्ति है, लेकिन कौन जानता है कि फ्यूचर में वो हमारे फैमिली का मेंबर बन जाए। तभी हम जीजुआन के फादर को देखते हैं जो एक्साइटेड होते हुए एमसी से कहता है कि एमसी जब तुम एक बार उस टेरिटरी के अंदर चले जाओ तो तुम ये निश्चिंत करना कि जियाओ जी की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। अगर तुम आगे जाना चाहते हो और इस वर्ल्ड को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो तुम्हें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जीजुआन के फादर की बात को सुनकर यूनफे, जीजुआन और एमसी भी शौक हो रहे होते हैं। तभी जीजुआन ब्लश करते हुए अपने फादर से कहते हैं फादर चुप हो जाइए, कौन किसकी रक्षा करता है ये अभी नहीं बता सकते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें एक अनजान जगह को दिखाया जाता है। तभी कोई कह रहा होता है कि ये जगह तो खतरनाक है। तभी हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है चले जाओ तुरंत। तो हम जीजुआन के फादर को देखते हैं जो उस पर्सन से अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं जी क्लैन के यंग जनरेशन के साथ आपसे यहाँ पे मिलने के लिए आया हूँ, कृपया करके यहाँ का दरवाजा खोलिए। वो पर्सन भी जीजुआन के फादर को पैरट्योक जी कहते हैं और उनको अंदर आने के लिए इनवाइट करते हैं। तो वो पर्सन कहता है पैरट्योक जी आप लोग अंदर आइए। फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी सोच रहा होता है कि इतना पावरफुल जी क्लैन ज्वेलन डिवाइन टेरिटरी के लिए इतना ज्यादा सतर्क है, ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। और एमसी सोचता है कि बिल्कुल सही, इस बार जी क्लैन के माध्यम से मैं इस साइट से परिचित हो जाऊंगा और उसके बाद जो मेरे पास है उस पे फोकस करूंगा। तभी एमसी देखता है कि जीजुआन के फादर और वो पर्सन ज्वेलिन डिवाइन टेरिटरी के गेट को ओपन करने लगते हैं। तो एमसी उसे देखकर शौक हो रहा होता है और कहता है ये क्या है। और एमसी वहां से आ रहे ओरा को फील करता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज ओरा है। तभी हम जीजुआन के फादर को देखते हैं, वो सबसे कहते हैं ये ओरा एंशियंट गॉड सी के 20% भाग में से आई है। और फिर जीजुआन के फादर कहते हैं कि इस एरिया में म्यूटेशन हो गया है तो कोई भी उस एरिया में एंटर करने के बारे में मत सोचना। हम एमसी के हाथ में एक फ्लैग को देखते हैं। तभी जीजुआन के फादर कहते हैं कि सेफ्टी के लिए सब लोग अपने हाथों में टेलीपोर्टेशन फ्लैग को पकड़े रखना। अगर तुम में से किसी को भी खतरा महसूस होता है तो तुम लोग तुरंत ही वहां से टेलीपोर्ट हो जाना। तो हम जीजुआन को देखते हैं जो अपने फादर से कहती है कि समझ गए फादर, आप वापस जा सकते हैं। और जीजुआन आगे जाते हुए सारे लोगों से कहती है कि सब लोग मेरे पीछे आओ।
और मेरे करीब रहना। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो सारे लोग उस जो है डिवाइन टेरिटरी के अंदर होते हैं, और वो लोग अभी जिस बॉडी पार्ट के अंदर होते हैं वो लेफ्ट साइड का लोअर लेग होता है। और जीजुआन सबसे कहती है कि जिस पार्ट पर अभी हम हैं वो इस गॉड की मेरेडियंस है। मैं पहले ही यहाँ तक कई बार आ चुकी हूँ, और जब तक तुम लोग ब्लड बीस्ट से यहाँ पर सावधान रहते हो तब तक तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है। और हम एमसी को देखते हैं जो कुछ देखते हुए सोच रहा होता है कि उन ब्लड बीस्ट को हराने से न केवल एक्सपीरियंस मिलेगी बल्कि बॉडी भी स्ट्रांग हो जाएगी। और ये एरिया 10 मीटर ऊंचा है और ये एक डेड बॉडी है, तो ये सारी चीजें सिर्फ मेरिडियंस है। और एमसी सोच रहा होता है कि एंशिएंट गॉड सचमुच में कितना बड़ा है। तभी जी अपीयर होता है और एमसी से पूछता है कि फादर, क्या ये एंशिएंट गॉड क्या ये भोजन मेरे लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? और जी खुश होते हुए एमसी से कहता है कि एक एंशिएंट गॉड अमेजिंग, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, आप एक अच्छे फादर हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे लोग आगे जाने लगते हैं और जीएमसी से अलग होके अपने बीटल फॉर्म में एंशिएंट गॉड की बॉडी को डिवोर करने के लिए जाने लगता है। तो एमसी जी से कह रहा होता है, क्या तुम खाने के लिए भी उसकी चापलूसी करोगे? और फिर एमसी उसे कहता है कि सावधान रहना कि तुम पकड़े ना जाओ, और जो कुछ भी तुम खा सकते हो वो तुम्हारे लिए है। तो जी कहता है कि ठीक है, समझ गया फादर। और तभी सीन चेंज होता है और हमें एक बीस्ट को दिखाया जाता है। तो जी जुआन देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे बीस्ट उन पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तो जी जुआन सबको अलर्ट करती है और हमें बताया जाता है कि वो ब्लड बीस्ट 35 लेवल के हैं। तो हम एमसी को देखते हैं। एमसी कहता है कि ये ब्लड बीस्ट बिल्कुल भी बुरे नहीं है, लेकिन लिटिल जिया कहीं और क्यों उड़ गया? क्या वो उन्हें अपने लायक नहीं समझता है? इसी के साथ हम यूनिफाई को देखते हैं। यूनिफाई उन ब्लड बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और वो अपने सोल ब्लास्ट का अटैक उन बीस्ट के ऊपर कर देता है, और यूनिफाई के एक ही अटैक से वो सारे बीस्ट मारे जाते हैं। तो यूनिफाई एमसी से कहता है कि एमसी, मैंने कुछ ही सेकंड्स में 1 दर्जन ब्लड बीस्ट को मार डाला, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो एमसी यूनिफाई से कहता है कि ब्रदर, तुम सचमुच में बहुत इम्प्रेसिव हो, तुम ऐसे इम्प्रेसिव पर्सन हो जिसके पास दिमाग नहीं है। तभी हम जीजुआन को देखते हैं जो यूनिफाई से कहती है कि बस बहुत हो गया, बिना किसी बात के दिखावा करना बंद करो। तो यूनिफाई जीजुआन से कहता है कि यस गॉडेस, आप जो कहें। और एमसी सोच रहा होता है कि वो एक बुद्धिहीन पर्सन के अलावा और कुछ भी नहीं है। और फिर जीजुआन उन सबसे कहती है कि अब मैं तुम सबको एंशिएंट गॉड के हार्ट वाले पार्ट में ले जाऊंगा, वहाँ पे और भी ज्यादा ब्लड बीस्ट है, तो वो जगह तुम लोगों के लिए परफेक्ट होगा ट्रेनिंग करने के लिए। और जीजुआन कहती है कि लेकिन याद रखना, एंशिएंट गॉड की बॉडी स्ट्रक्चर हमारे से बहुत ज्यादा अलग है, उनके पास 3 हार्ट है। तभी जीएमसी से कहता है कि फादर, उसकी बकवास को मत सुनिए। जुआलिन एंशिएंट गॉड के पास वास्तव में 4 हार्ट है, और जब तक एक भी हार्ट जिंदा रहेगा तब तक वो फिर से रीजनरेट हो सकता है। और हम एमसी को देखते हैं जो ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है, और एमसी सोचता है कि क्या तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब कि एंशिएंट गॉड अभी भी जिंदा है? तो जिया कहता है कि फादर, मुझे चौथा हार्ट मिल गया है, ये अभी भी जिंदा है। तो एमसी शॉक होते हुए जिया से कहता है कि अरे नहीं लिटिल जिया, तुम प्लीज मेरे पास वापस आओ। इसी के साथ हम जिया को देखते हैं जो कि उस 4th हार्ट के पास होता है। तो जिया एमसी से कहता है कि फादर, मैं इस 4th हार्ट को खाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या आप थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते? तो एमसी जिया से कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं अगली बार तुम्हें एक ऑल यू कैन ईट बफे में ले जाऊंगा, पक्का। तो जिया भी मान जाता है। और तभी एमसी बाकी लोगों को कहने लगता है कि आगे बहुत ज्यादा खतरा है, तो हमें वापस नहीं जाना चाहिए। तो हम एमसी को देखते हैं। एमसी भी सारे लोगों से कहने लगता है कि आगे बहुत ज्यादा खतरा है, तो हमें और आगे नहीं जाना चाहिए। तो यूनिफाई एमसी से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? तो एमसी उन सबसे कहता है कि सभी लोग अपने टेलीपोर्टेशन फ्लैग को ले लो, हम अभी बहुत जल्द टेलीपोर्ट करने वाले हैं। तभी यूनिफाई एमसी के पास आता है और कहता है कि खतरा, एमसी तुम इस बारे में बात मत करो कि जो ब्लड बीस्ट आए थे तुम उन्हें खतरा मानते हो। और फिर यूनिफाई एमसी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि का यार, अगर तुम में हिम्मत नहीं थी तो तुम यहाँ पर क्यों आए? अभी हम जीजुआन को देखते हैं जो सीरियस होते हुए एमसी से पूछती है कि क्या तुम सीरियस हो? तो हम देखते हैं कि एमसी उसका कोई भी जवाब नहीं देता है, और एमसी सोच रहा होता है कि बेवकूफ, लगता है कि इस बार हमें तुम्हारी बलि देनी होगी। और एमसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिस वजह से एमसी यूनिफाई को एक पंच मार देता है। और एमसी का सोच रहा होता है कि अगर मैं तुम्हें बुरी तरह से घायल कर दूं तो सबके पास पीछे हटने और तुम्हें इलाज देने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। और हम जीजुआन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है, और जीजुआन एमसी से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो एमसी कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं लड़ाई के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। अभी हम यूनिफाई को देखते हैं जो बैठ जाता है और कहता है कि लालत है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ, और क्या तुमने मुझ पर पहले हमला किया? क्या तुम मरने को कह रहे हो?
तभी यूनफाई वहां पर एक स्पिरिट सेक्रिफाइस स्पेल का यूज करता है, जिससे कि वहां पे एक स्पिरिट मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है। तो एमसी उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि इतना बड़ा, ये तो पागलपन है। तभी हम जिया को देखते हैं जो एमसी से कहता है कि फादर मैं वापस आ गया। तो एमसी स्माइल करने लगता है और जिया से कहता है कि तुम सही टाइम पर वापस आए हो। तभी यूनफाई अपने मॉन्स्टर को एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है और वो मॉन्स्टर एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। तो हम एमसी को देखते हैं जो जिया के साथ मर्ज हो जाता है और एमसी कहता है कि तो चलो डिवाइन एलिफेंट प्रिजन बॉडी को इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और एमसी अपने फुल पावर के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैप कर देता है, जिसके वजह से वो मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम जीजुआन को देखते हैं जो शौक होते हुए कहती है कि वो बस एक थप्पड़ में यूनफाई के स्पिरिट मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या एमसी एक मॉन्स्टर है? तो हम यूनफाई को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि क्या ये तो इम्पॉसिबल है, उसके एक ही मुक्के से मेरा स्पिरिट मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है? तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी यूनफाई के पीछे अटैक करने के लिए आ जाता है और एमसी फिर से यूनफाई को एक पंच मार देता है, जिससे कि यूनफाई बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। तभी जीजुआन एमसी को रोकते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, यहाँ पे क्या चल रहा है? और हमें दिखाया जाता है कि एमसी के पंच के साथ यूनफाई वहीं पे नॉकडाउन हो जाता है और सब लोग कह रहे होते हैं कि हे भगवान, एमसी ने तो हेवनली ब्लेड ना ही लिटिल नाइन का इस्तेमाल किया, उसने बिना किसी के इस्तेमाल किए एक पंच में ही यूनफाई को नॉकडाउन कर दिया। तो हम एमसी को देखते हैं जो स्माइल करते हुए जीजुआन से कहता है कि यूनफाई को कोई भी जानलेवा चोट नहीं है, लेकिन समय रहते अगर उसे इलाज नहीं किया गया तो उसे एक लॉन्ग टाइम के लिए दर्दनाक जख्म मिल सकता है और अगर ऐसा होता है तो फिर यूनफाई हेवनली रैंकिंग कंपटीशन में ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो हम जीजुआन को देखते हैं जो एमसी से पूछती है कि तुम मुझे ये मत बताओ कि तुम ये सब डर के कारण कर रहे हो और बस तुम हमें यहाँ से भगाना चाहते हो। तो एमसी कहता है कि अगर तुम सचमुच में दबाव डालते रहोगे तो ऐसा हो सकता है कि वो सचमुच में ऐसा कर देगा। तभी हमें उनके टीममेट्स को दिखाया जाता है जो लोग कह रहे होते हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम उसे हरा नहीं सकते, तो हमें वापस चले जाना चाहिए। और सब लोग अपने अपने हाथों में टेलीपोर्ट फ्लैग को पकड़ लेते हैं और तभी वो लोग टेलीपोर्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी टेलीपोर्ट नहीं हो पा रहा होता है। तो वो लोग शॉक होते हुए कह रहे होते हैं ये क्या चल रहा है, हम टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो एमसी सोच रहा होता है कि लालच है, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर एमसी शॉक होते हुए सोच रहा होता है कि ऐसा हो सकता है कि जब लिटिल जिया को फोर्थ हार्ट मिला तो वहाँ के बीस्ट ने लिटिल जिया को देख लिया और अपने जालों को छिपा दिया। ये बात सही है, आखिरकार वो एक एंशिएंट गॉड है और मास्टर ने एक बार कहा भी था कि 9 रेवोल्यूशन के बाद एक गॉड रियलम है। और एमसी थोड़ा सा डरते हुए कह रहा होता है कि क्या अब हम एक ऐसे एनिमी का सामना करने वाले हैं जो 10 रेवोल्यूशन या फिर उससे भी ज्यादा हाई लेवल का है? अगर ऐसा है तो क्या आज हम सब बर्बाद नहीं हो जाएंगे? तो एमसी जिया से कहता है कि नहीं, शांत हो जाओ। और फिर एमसी टेलीपोर्टेशन फ्लैग को देखते हुए कहता है कि वो अभी के लिए सिर्फ इस एरिया को सील कर रहा है और हमें सीधे नहीं मार रहा है। इसका मतलब यह है कि वो किसी तरह से यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है और यहाँ पे मूव नहीं कर पा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि एमसी वहां से बहुत तेजी से कहीं जाने लगता है और वो कहता है कि अब हमें एक मौका लेना होगा इससे पहले कि वो हमें मार डाले। तो जीजुआन देखती है कि एमसी कहीं जा रहा होता है, तो जीजुआन एमसी से पूछती है क्या तुम्हें पहले से ही मालूम था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है? क्या इसीलिए तुमने हमें लौटने के लिए मजबूर किया था? लेकिन एमसी कोई भी जवाब नहीं देता और वहां से जाने लगता है। तो जीजुआन कहती है कि भागो मत, मेरा जवाब दो। और हम बाकी लोगों को देखते हैं, वो लोग एमसी के पीछे जाने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि सब लोग एमसी के साथ रहो, जरूर यहाँ पे कुछ बदल गया है, तो हमें अभी के लिए एमसी के पीछे ही रहना चाहिए। और जीजुआन एक बंदे को यूनफाई को कैरी कर आने के लिए कहती है। तो हम देखते हैं कि एक बंदा यूनफाई को कैरी कर रहा होता है। तभी हमें एमसी को दिखाया जाता है। एमसी एक बीस्ट के पास जाके रुक जाता है और वो बीस्ट एक ब्लड बीस्ट है, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो सिस्टम से बताया जाता है कि इस ब्लड बीस्ट का लेवल 70 से 120 के आसपास है। तभी जिया एमसी से कहता है कि आगे और पीछे के दोनों ही रास्ते से ब्लड बीस्ट ने हमें घेर लिया है और उनका लेवल भी दुगुना हो चुका है। सब लोग कह रहे होते हैं कि हम सब फंस गए हैं, वो ब्लड बीस्ट के लेवल पहले से 120 हो चुके हैं और जल्द ही हम 150 लेवल के बीस्ट भी देखेंगे। तभी एमसी लिटिल नाइन को बाहर निकालता है और वो सामने के ब्लड बीस्ट को रोकने के लिए कह देता है। तो लिटिल नाइन भी उन ब्लड बीस्ट को डेवोर करने के लिए जाने लगती है और एमसी जीजुआन को सारे ब्लड बीस्ट को रोकने के लिए लीड करने के लिए कहते हैं। और एमसी एक वॉल जैसे जगह पे चला जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर एक छेद कर दूंगा
और ये सब खुद देख लूंगा। तो जीजुआन कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये एक एंशियन गॉड का मेरिडियन लाइन है, तुम इसे पार नहीं कर पाओगे। तो हम एमसी को देखते हैं जो अपने पंच को रेडी करते हुए जीजुआन से कहता है कि तुम बस अपनी पोजीशन बनाए रखो, जब तक मैं वापस आऊंगा हम जिंदा रहेंगे। तो एमसी लिटिल जिया के साथ मर्ज हो जाता है और एलिफेंट ऑपरेशन प्रिजन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उस एंशियन गॉड के मेरिडियंस पर पंच करता है। लेकिन दिखाया जाता है कि एमसी के पंच से जो भी डैमेज होता है वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। जीजुआन एमसी से कहती है कि वो यूजलेस है, अगर हम किसी तरह एक ब्लास्ट से उसके मेरिडियंस को खोल सके तो भी एंशियन गॉड की बॉडी अविश्वसनीय तौर से उसे खुद ब खुद हील कर लेगी। तो एमसी कहता है कि हमें फिर भी ट्राई तो करना होगा और एमसी फिर से उस गॉड के मेरिडियन पर पंच करते हुए कहता है कि अगर हम इसके मेरिडियंस को भी ब्लास्ट से नहीं खोल सकते तो हम इसके आउटर से एग्जिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका आउटर और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और एमसी कहता है कि अभी इसके अंदर से सफलता प्राप्त करना बाहर से सफलता प्राप्त करने से ज्यादा मुश्किल है। तभी एमसी देखते हैं कि उसके पंच की वजह से उस एंशियन गॉड के मेरिडियन में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। तो एमसी कहता है कि ये ओपन हो गया, अब हमारे पास एक चांस है। और एमसी उस मेरिडियन के छेद के अंदर चला जाता है और जाते हुए जीजुआन से कहता है कि यहाँ पे मेरा इंतजार करना और सब लोग जिंदा रहना। तो जीजुआन कहती है कि ठीक है, पर तुम ध्यान से रहना। तभी जीजुआन दो बंदों से जो कि सील का यूज कर रहे होते हैं उन लोगों को बाएं मुड़ने के लिए कहती है और जीजुआन उनसे कहती है कि देखो तुम लोग हमें प्रोटेक्ट करना। फिर जीजुआन और कुछ लोगों को लेफ्ट साइड में अटैक करने के लिए भेज देती है और कुछ लोगों को राइट साइड में। और जीजुआन सबसे कहती है कि हम जिएंगे या मरेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं तुम लोगों को इतना बता सकती हूँ कि मेरे ग्रैंडपा हमें बचाने के लिए बहुत जल्द ही आ जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे लोग अपने अपनी शील्ड का यूज कर रहे होते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम जीजुआन के फादर को देखते हैं जो शौक होते हुए उस पर्सन से कहते हैं कि हमारा संपर्क उनसे कब टूट गया। तो हम उस गेट कीपर को देखते हैं जो जीजुआन के फादर से कहते हैं कि 3 मिनट पहले वहाँ से एक ऊर्जा का उतार चढ़ाव आया और ऐसा होते हुए हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। और इस बूढ़े पर्सन ने वहाँ पे एंटर किया और पता चला कि एंशियन गॉड की बॉडी को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जिससे कि बाहरी दुनिया से एंशियन गॉड की बॉडी का कांटेक्ट पूरी तरह से टूट गया है। तो वो गेट कीपर कहता है कि अजीब बात यह है कि एंशियन गॉड की बॉडी अभी भी गायब नहीं हुई है, वो अभी भी ओरिजिनल डायमेंशनल स्पेस में है और लोअर लेक का कनेक्शन पॉइंट अभी भी हमारे रेंज में है। हम जीजुआन के फादर को देखते हैं जो कहते हैं हमारी जी फैमिली सैकड़ों सालों से लोअर लेक को पास करने की कोशिश कर रही थी, तो अब हमारे लिए एंशियन गॉड की बाहरी प्रोटेक्शन को तोड़ना इम्पॉसिबल है। तो जीजुआन के फादर उस गेट कीपर से कहते हैं कि पुराने मालिक को वापस आने के लिए कहो, अब सिर्फ हम उन पर ही भरोसा कर सकते हैं और साथ ही जियांग नान में केतियन को भी सूचित कर दो। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं जो कि उन ब्लड बीस्ट से फाइट कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिया और एमसी दोनों ही मिलके बहुत सारे ब्लड बीस्ट को हरा चुके होते हैं और एमसी हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड का भी यूज कर रहा होता है। तभी हम जिया को देखते हैं जो कि उन ब्लड बीस्ट को मारते हुए कह रहा होता है कि मैं अभी यहाँ पर जंक फूड नहीं खा सकता हूँ, आखिरकार एक दावत मेरी इंतजार कर रहा है। और हम एमसी को देखते हैं जो कि हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड का इस्तेमाल कर कर बहुत सारे ब्लड बीस्ट को मार चुका होता है। एमसी कह रहा होता है कि ये टोटली अनएक्सपेक्टेड है। अभी सीन चेंज होता है और हम दो पर्सन को देखते हैं जो कि शायद से एंशियन गॉड्स ही है। तो एक पर्सन कहता है कि भाई मैनलोंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना टैलेंटेड पर्सन ह्यूमंस के बीच में भी दिखाई देगा। तो दूसरा पर्सन जो कि एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा होता है वो भी कहता है सचमुच में भाई दियासु, आपने स्वर्गीय संकट से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था, आपने अपने हार्ट को छुपाया और एक नए एरा का इंतजार किया, सैकड़ों सालों से तुम्हें खोजा नहीं जा सका और अब एक छोटा सा बच्चा तुम्हारे सामने आ गया। तो वो एंशियन गॉड कहता है कि भाई मैनलोंग, वो कोई साधारण बच्चा नहीं है, उसने जो कीड़े छोड़े हैं वो साधारण कीड़े नहीं हैं, उन्हें देखो, वो स्वर्ग के क्रोध वाली 9 पंखों वाली इंसेक्ट क्वीन है और उसकी चाल तो देखो, वो कोई साधारण फाइटर भी नहीं है। तो मैनलोंग कहता है कि तो अब क्या, जबकि उस जगह को सील कर दिया गया है तो क्या वो अभी भी बर्बाद नहीं हो गया है। तो वो गॉड कहता है कि इस बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा अनयूजुअल पावर है, तो मुझे चिंता है कि कहीं वो मेरे दिल तक ना पहुंच जाए और अब मैं सिर्फ ब्लड बीस्ट को पैदा कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वे लोग उसे रोक नहीं सकते हैं। अगर वो लोग सचमुच में मेरे हार्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाऊंगा और मुझे डर है कि हम दोनों ही चले जाएंगे।
तो वो मॉन्स्टर टाइप का पर्सन कहता है कि ब्रदर सियाओ तुम चिंता मत करो, भले ही मेरे पास ज्यादा एसेंस नहीं है, फिर भी इस बच्चे को मौत के घाट उतार देना मेरे लिए आसान होगा। अभी हम एमसी को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ये ब्लड बीस्ट तो और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं और उनके पीछे तो लेवल 150 वाले ब्लड बीस्ट भी हैं, तो जीजुआन के लिए शायद से चीजें सही नहीं चल रही होगी। तभी जिया एमसी से कहता है कि फादर बस अगला इंटरसेक्शन पार करने के बाद हम वहाँ पहुंच जाएंगे। तो एमसी भी आगे जाने लगता है। एमसी कहता है कि बढ़िया, ये एंशियन गॉड भी अच्छे से जानता है कि कैसे छुपाया जाता है, वास्तव में अपने हार्ट को कलाई में कैसे छुपाना है, ये एंशियन गॉड बिल्कुल अच्छी तरह से जानता है। तभी एमसी देखता है कि उसके सामने जो ब्लड बीस्ट होते हैं वो अचानक से भागने लगते हैं। तो एमसी भी शौक होते हुए कह रहा होता है कि सामने वाले ब्लड बीस्ट अचानक से क्यों भाग गए, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो अजीब है। तभी एमसी अचानक से शौक हो जाता है और कहता है कि मेरे कॉन्शियसनेस का सी अचानक से शांत क्यों हो गया, मैं अब ट्री ऑफ ऑल थिंग को भी नहीं देख सकता हूँ। तभी एमसी कुछ देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और एमसी देखता है कि उसके पीछे एक ऑरा मॉन्स्टर एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तो एमसी उस ऑरा मॉन्स्टर को देख के कहता है कि ये क्या है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ऑरा मॉन्स्टर एमसी को पकड़ लेता है और सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो ऑरा मॉन्स्टर उस गॉड के भाई का ही एक मॉन्स्टर होता है। तो हम मैंगलोंग को देखते हैं जो स्माइल करते हुए कहता है कि बस अब ये बच्चा खत्म हो गया। और तभी हम एमसी को देखते हैं, एमसी की बॉडी कांप रही होती है। तो मैंगलोंग भी कहता है कि ये बच्चा बचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। और हम एमसी को देखते हैं, एमसी सोच रहा होता है कि बहुत ठंड है, मैं सोना चाहता हूँ। लेकिन तभी जिया एमसी के पास आ जाता है और एमसी को जगाते हुए कहता है कि फादर क्या हुआ, और जिया एमसी को जगाने लगता है। तो एमसी मन ही मन जिया से कहता है कि मैं अपनी आवाज को नहीं निकाल सकता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी का रिंग ग्लो करने लगता है। और गाइस तुम लोगों को याद नहीं है तो एमसी को ये रिंग द डेविल ने दिया था। एमसी को बहुत सारी चीजों से ये रिंग प्रोटेक्शन देती है। हमें दिखाया जाता है कि वो रिंग ग्लो कर रही होती है जिसकी वजह से वो ऑरा मॉन्स्टर एमसी को छोड़ देता है। और बताया जाता है कि एमसी के ऊपर किसी तरह के अननोन कर्स्ड बीस्ट ने अटैक किया था। उस बीस्ट का नाम हार्ट ऑफ गोल्ड स्टार होता है और उसे अब बहुत ज्यादा डैमेज पड़ी है, इसीलिए अब वो डैमेज स्टेज में है। तो एमसी कहता है कि हार्ट ऑफ द स्टार गॉड, ये रिंग तो मुझे द ड्रीमर ने दी थी। फिर एमसी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए उस ऑरा बीस्ट के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तो बस सिर्फ साबित था मेरे सोल एसेंस के साथ, यहाँ तक कि उसने ट्री ऑफ ऑल थिंग को भी साइड कर दिया था। इसे अंगूठी ने मेरी जान बचाई है। उसे बहन कहना सचमुच में लाभदायक था। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो बहुत क्रिपी सा स्माइल कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि एमसी ट्री ऑफ एवरीथिंग के आगे खड़ा होता है और एमसी कहता है कि एक डिवाइन लेवल का इक्विपमेंट जो 9th फॉर्मेशन का भी सामना कर सकता है। ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष भी सचमुच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एमसी आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्योंकि वो मुझे मार नहीं सकते तो अब मेरी बारी है। अभी सीन चेंज होता है और हम एंशियन गॉड को देखते हैं जो मेनलोंग से कहता है कि मेनलोंग उसके ऊपर फिर से अटैक करो, मुझे विश्वास नहीं है कि वो दूसरी बार भी उस अभिशाप से बच पाएगा। तो हम मेनलोंग को देखते हैं, मेनलोंग के ऊपर भी उस रिंग ने इफेक्ट किया था जिसकी वजह से मेनलोंग का भी हालत खराब हो जाता है। अभी हम एमसी और जिया को देखते हैं। एमसी कहता है कि नहीं, अंतिम श्राप की कठिनाई मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा थी। मेनलोंग कहता है कि समय के साथ संघर्ष करते हुए मेरी सोल एसेंस पहले ही खत्म हो चुकी है। अगर मैंने अपनी श्राप को फिर से रिलीज कर दिया तो फिर मैं फिर से इटर्नल स्लंबर में सो जाऊंगा। और फिर मेनलोंग अपने ब्रदर से पूछता है कि क्या तुम मुझे फिर से जगाओगे या फिर मुझे खा जाओगे। तो हम देखते हैं कि उसका ब्रदर कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो एंशियन गॉड एक क्रीपी स्माइल करता है और कहता है कि तुम ऐसी सिचुएशन में अब तुम मर सकते हो। तो मेनलोंग शॉक होते हुए कहता है कि नहीं, तुम इन मॉन्स्टर्स को कैसे नियंत्रित कर सकते हो। और वो एंशियन गॉड मेनलोंग को मारने लगता है। तो मेनलोंग कहता है कि नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो वो गॉड कहता है कि नहीं, बहुत देर हो चुकी है, मेरे पास पहले से ही एक विचार है। और वो गॉड उस ऑरा बीस्ट को कंट्रोल करते हुए कहता है कि उसे नष्ट कर दो, भले ही तुम मेरे हार्ट के लास्ट पास्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दोगे। और वो गॉड स्माइल करते हुए कहता है कि मैं मेनलोंग के लास्ट एसेंस का इस्तेमाल करूंगा। और वो गॉड कहता है कि तुम्हारे सोल में एक आकस्मिक रोग का रोपण करना और तुम्हें यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए, तब तुम मेरे हो जाओ। तभी सीन चेंज होता है और हम एमसी और जिया को देखते हैं जो कि एंशियन गॉड के 4th हार्ट तक पहुंच गए होते हैं।
तभी एमसी जिया से पूछता है कि जिया रेस्ट्रिक्शन को तोड़ने में कितना टाइम लगेगा। तो जिया कहता है कि फादर ये मेरे लिए आसान है। अभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे जिया की तरह ही इंसेक्ट आ जाते हैं और जिया एमसी से कहता है कि फादर आप बस इंतजार करिए, ये बहुत जल्द ही हो जाएगा। और एमसी सोच रहा होता है कि जिया के द्वारा ब्लड वेसल्स को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, इस तरह तो ये रेस्ट्रिक्शन जल्दी ही टूट जाएगा। तभी एमसी को अपने हार्ट में कुछ फील होने लगता है। तो एमसी कहता है कि मेरी हार्ट बीट बढ़ चुकी है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एंशियंट गॉड का हार्ट मेरे साथ जुड़ा हुआ है, क्या ये शॉकवेव से उत्पन्न एक इल्यूजन है। तभी हम जिया को देखते हैं जो स्माइल करते हुए हार्ट को खाने वाला होता है और जिया कहता है कि फादर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तभी हम एमसी को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, ये अजीब एहसास। तभी एमसी को भी उसके हार्ट में पेन होने लगता है और एमसी कहता है कि ये क्या हो रहा है, एंशियंट गॉड का हार्ट बीट बंद होने वाला है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि मेरा दिल भी रुक जाएगा। और हम देखते हैं कि एमसी के बॉडी से एक ब्लैक कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। तभी एमसी से कोई कहता है कि एंशियंट गॉड के ब्रेन एरिया में जाओ, वहाँ पे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी का व्यवस्था है। तभी एमसी का हार्ट बीट नॉर्मल हो जाता है। तो एमसी कहता है कि मेरा दिल ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे एंशियंट गॉड के ब्रेन एरिया में जाने की इतनी ज्यादा इच्छा क्यों हो रही है, क्या ये हेवन का कोई इशारा हो सकता है, क्या ये वाकई में एक बढ़िया मौका है। एमसी से फिर से कोई कहता है कि नहीं शांत हो जाओ, ये तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि माइंड एरिया कितना ज्यादा खतरनाक है। तो एमसी कहता है कि अगर मुझे वहां जाना है तो मुझे पहले जीजुआन और बाकी लोगों को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी जिया एमसी के पास आता है और खुश होते हुए एमसी से कहता है कि फादर मैं सचमुच में और कुछ नहीं खा पाऊंगा। और फिर जिया एमसी से कहता है कि बाकी हिस्सा जो बच गया था उसे मैंने ब्लड एसेंस के तौर पर चेंज कर लिया है। तो हम एमसी को देखते हैं जो स्माइल करते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, जिया बहुत जल्दी ही लेवल 30 तक पहुंच गया है, अब वो लगातार 3 बार रिप्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी समय कम है, बेहतर यही होगा कि जीजुआन और बाकी लोगों से पहले मिल लो। तभी सीन चेंज होता है और हम उस गॉड को देखते हैं, वो कहता है कि बच्चे तुम्हारे ऊपर कर्मा का सांप पहले ही लग चुका है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी लगाव है इसीलिए मैं तुम्हारे साथ और थोड़ी देर खेलूंगा, आखिरकार तुम मुझे खोजने के लिए ब्रेन एरिया में जरूर आओगे। तभी सीन चेंज होता है और हम जीजुआन और बाकी साथियों को देखते हैं जिसमें से एक पर्सन बहुत ज्यादा जख्मी होता है। तो जीजुआन कहती है कि अपने आप को रोको और अपने लाइन को बनाए रखो, और जीजुआन अपने एरो का इस्तेमाल कर कर सारे ब्लड बीस्ट को मार रही होती है और जीजुआन कह रही होती है कि ये ब्लड बीस्ट और भी ज्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। तभी हमें जीजुआन के साथियों को दिखाया जाता है, वो लोग कहते हैं कि मैं अब और ज्यादा नहीं रुक सकता, मैं अब थक चुका हूँ, और वो लोग बैठ जाते हैं क्योंकि वो लोग पहले से ही घायल होते हैं। तो जीजुआन अपने टीममेट्स को देखते हुए सोच रही होती है कि उन्हें मारना तो दूर की बात है, हम उसे बुरी तरह से घायल करना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल है। और जीजुआन कहती है कि 9 पंखों में वो सब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो लोग हमें बचाने आ सके। तभी जीजुआन देखती है कि कुछ ब्लड बीस्ट ऊपर से भी अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तो जीजुआन सोच रही होती है क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार हमारा मैजिक सिटी, क्या सचमुच में हमें संपूर्ण विनाश का सामना करना पड़ेगा। और जीजुआन अपने आंखों को बंद कर लेती है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो गॉड की मेरेडियन होती है उनमें फिर से क्रैक आते हैं और वहां से एमसी आता है और उस ब्लड बीस्ट को जो कि जीजुआन के ऊपर अटैक करने वाला होता है उसे मार देता है, जिससे कि वो ब्लड बीस्ट बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। तो जीजुआन जैसे ही एमसी को देखती है वो कहती है कि एमसी जिंदा है, ये अच्छी बात है। तो एमसी भी जीजुआन को देखकर कहता है कि देर से आने के लिए मुझे माफ कर दो। तभी एमसी स्टार गॉड ब्लेसिंग का यूज अपने सारे टीममेट के ऊपर करता है और एमसी सोच रहा होता है कि ये अंगूठी अब डैमेज को नहीं रोक सकती, लेकिन इसका है ये अंगूठी अभी भी सबको हील कर सकती है। और हम एमसी के टीममेट्स को देखते हैं जो लोग हील होते हुए कह रहे होते हैं कि मेरी बॉडी का पेन अब धीरे धीरे कम हो रहा है और उन सभी का पावर भी रिस्टोर हो रहा होता है। तभी एमसी अपने टीममेट्स को देख के शौक हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो लोग अब थक चुके हैं। तभी लिटिल नाइन एमसी के पास अपेयर हो जाती है और रोते हुए एमसी से कहती है कि फादर तुमने उस बदबूदार भाई को बाहर खेलने के लिए ले गया था, लेकिन मुझे नहीं ले गया था। जिया तब तक खाया था जब तक कि उसकी उल्टी नहीं हो गई और वो तब तक फाइट भी किया
किया जब तक कि वो थक नहीं गया था। मेरे कुछ बच्चे तो मर भी गए, इसीलिए मुझे गले से लगा लो। तो एमसी भी लिटिल नाइन से कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसीलिए डैडी तुम्हें अब यहाँ पे लेने के लिए आए हैं, इसीलिए तुम ठीक होने के लिए चाक्षु सम्राट में वापस जाओ। और हम जिया को देखते हैं जो गुस्सा करते हुए कहता है कि उसने मुझे बदबूदार छोटा भाई कहा, एक दिन मैं उसे पीटूंगा, वो बहुत ज्यादा डरावना था। तभी एमसी अपने सारे टीममेट से पूछता है कि सभी लोग, क्या तुम्हारी चोट ठीक हो रही है? ब्लड बीस्ट फिर से अटैक करने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर मेरिडियन में एक रास्ता खोलूंगा, तो सब लोग मेरे पीछे अंदर आओ, हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि शील्ड बनाए रखे होते हैं। तो एमसी कहता है कि प्रोटेक्शन मैजिक हमें कुछ देर तक प्रोटेक्ट करे रखेगा। सारे लोग एमसी को कहते हैं कि हम तुम्हारे अनुसार तुम्हें फॉलो करेंगे। और फिर एमसी जिया से डिवाइन एलिफेंट सप्रेशन बॉडी एक्टिवेट करने के लिए कहता है, तो जिया भी मान जाता है। और फिर एमसी उस गॉड के मेरिडियन में एक जोरदार पंच मारता है, तो उसके मेरिडियन में एक होल हो जाता है, तो उसमें से सारे लोग पार हो रहे होते हैं। और एमसी उनसे कहता है कि जल्दी करो, जल्दी से पार हो। और हम जीजुआन को देखते हैं जो शौक होते हुए सोच रही होती है कि एमसी ने पहले बहुत सारे पंचेस किए थे, तब उसने मेरिडियन को तोड़ पाया था, लेकिन अब उसे बस एक पंच करने की जरूरत है और मेरिडियन टूट जाते हैं। तभी हम एमसी को देखते हैं जो कहता है, ठीक है मैजिशियन जल्दी से अंदर जाओ। और हम जीजुआन को देखते हैं जो शौक होते हुए सोच रहे होते हैं कि उस बीच वास्तव में क्या हुआ था। एमसी जीजुआन को उठा लेता है और कहता है कि जीजुआन, तुम वहाँ पर इतनी शौक हो के क्यों खड़ी हो? अगर तुम यहाँ से जल्दी आगे नहीं जाओगी तो ये मेरिडियन फिर से बंद हो जाएंगी। और एमसी और जीजुआन जैसे ही उस मेरिडियन के अंदर जाते हैं, वो सारे ब्लड बीस्ट वहां पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तो एमसी कहता है कि ये पहले ही सील हो चुकी है, अब वो लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। और जीजुआन कह रही होती कि इस बार मुझे सचमुच में तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। और हम देखते हैं कि एमसी के पीछे कुछ ब्लड बीस्ट पड़े होते हैं। तो एमसी कहता है कि पहले जल्दी करो, हमें इस मेरिडियन को पार करना होगा इससे पहले कि वो ब्लड बीस्ट हमारे पीछे आ जाए। जीजुआन एमसी से कह रही होती है कि मुझे नीचे उतारो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस मेरिडियन को पार करके आ जाते हैं और सब आराम कर रहे होते हैं। तो एमसी कहता है कि हम अभी कुछ देर के लिए सुरक्षित है। तो एक पर्सन कहता है कि मुझे तो लगा कि मैं आज मरने वाला हूँ। तो एमसी उन सबसे कहता है कि हम यहाँ पर थोड़ी देर आराम करेंगे और अपनी स्टेमिना को फिर से रिस्टोर करेंगे। और एमसी जीजुआन के पास जाता है और पूछता है कि इस एरिया में कौन सा पार्ट ली फैमिली के ट्रेजर टेबल से जुड़ा हुआ है। तो जीजुआन एक जगह को दिखाते हुए कहती है कि वहाँ पे सारनी का कोर है, अगर इसे सचमुच में तोड़ा जा सके तो हम वहाँ से सीधे बाहर निकल सकते हैं और डिवाइन ट्रेजर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन बाहरी प्रोटेक्शन अंदर के मेरिडियन के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी वहीं पे मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है और कहता है कि कोई जल्दी नहीं है, मैं पहले इसे तोड़कर देखूंगा और फिर देखूंगा कि ये काम करता है या नहीं। तो जीजुआन भी एमसी को मेडिटेशन करता हुआ देख शौक हो रही होती है। तभी एमसी जिया से रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए कह देता है, जिसके वजह से जिया और एमसी दोनों ही लिटिल नाइन के पास उसके स्पेस में चले जाते हैं। तो जिया लिटिल नाइन से डर के छुप रहा होता है और लिटिल नाइन एमसी से कह रही होती है कि फादर ये मेरा जगह है। तो एमसी लिटिल नाइन से कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा है, तुम्हारा ब्रदर जल्द ही अपना काम पूरा करके यहाँ से वापस चला जाएगा। और जिया अपने रिप्रोडक्शन को पूरा करने के लिए उस पिलर की एनर्जी को सोख रहा होता है। तभी जिया एमसी से पूछता है कि फादर मेरे पास अपना घर क्यों नहीं है। और हम लिटिल नाइन को देखते हैं जो कि जिया की बातों को सुन के गुस्सा कर रही होती है। तो एमसी जिया से कहता है कि जब हम बाहर निकलेंगे तो मैं तुम्हें एक घर दिलवा दूंगा। तो जिया कहता है कि ठीक है, तो फिर डील होता है और मैं रिप्रोडक्शन फिर से स्टार्ट करता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि जो जिया की तरह और इंसेक्ट होते हैं वो क्लोनिंग करने लगते हैं। और एमसी मेडिटेशन करता हुआ लाइव ग्रोन का और एक्सेलरेशन का यूज करने लगता है, जिससे कि एमसी का रिप्रोडक्शन जल्दी हो जाता है और 30 मिनट में एमसी 108 बग्स को रिप्रोड्यूस कर पाएगा। और उन सारे बग्स का फर्स्ट एवोल्यूशन तुरंत ही हो जाता है, तो एक्सेलरेशन की वजह से उनका एवोल्यूशन भी जल्दी किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और एमसी देखता है कि अब उसके पास बहुत सारे एलिफेंट बग्स आ गए होते हैं। और एमसी अपने बग्स को देखते हुए कह रहा होता है कि लगभग 300 एलिफेंट बग्स रिप्रोड्यूस हो चुके हैं। ये एंशिएंट गॉड का बॉडी ये सचमुच में एक ग्रेट जगह है। और एमसी कहता है कि अगर ये एक सिंगल हार्ट ही ऐसा कर सकता है तो क्या माइंड एरिया और भी ज्यादा अविश्वसनीय है। तभी एमसी देखता है कि लिटिल नाइन जिया को खाने की कोशिश कर रही होती है, तो जिया एमसी से मदद करने के लिए कह रहा होता है। तो एमसी भी लिटिल नाइन को रोकने के लिए कह रहा होता है और एमसी लिटिल नाइन को डांटने लगता है। तो हम लिटिल नाइन को देखते हैं, लिटिल नाइन
लाइन रोने लगती है और एमसी से कहती है कि डैडी आप लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज्यादा फेवरेट बना रहे हैं। तो एमसी गुस्सा करते हुए लिटिल नाइन से कहता है कि कैसी बहन अपने भाई को ही खाने की कोशिश करती है। तो लिटिल नाइन रोते हुए कहती है कि मुझे परवाह नहीं है। अभी एमसी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है कि सारे रेड एलिफेंट बग्स मेरी बॉडी के अंदर वापस आ जाओ। और एमसी सोच रहा होता है कि अब ये 300 बग्स मेरी बॉडी के अंदर है तो मेरी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये फीलिंग अब मैं मार्शल गॉड के बराबर ही करने के लायक हो चुका हूँ। और फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो अपने पंच को रेडी करते हुए सबसे कहता है कि अब मैं ट्राई करूंगा कि ये काम करेगा या नहीं, इसीलिए सब लोग हर मोमेंट में रेडी रहना। अगर आशा की एक किरण है तो उसे पार कर लो। तो सब लोग कहते हैं कि हाँ हम समझ गए। तभी सीन चेंज होता है और हमें उस एंशियंट गॉड के बॉडी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। स्वॉर्ड गॉड कह रहे होते हैं कि क्योंकि अब अंदर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, इसीलिए अब इस डिवाइन गॉड के बॉडी के अंदर जाना इम्पॉसिबल है जब तक कि इसे अंदर से तोड़ा ना जाए। लेकिन अंदर के उन छोटे बच्चों को इसे करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी या फिर उनके लिए ये करना इम्पॉसिबल है। तो ओल्ड मास्टर कहते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि हमें हर परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए और अगर कुछ एबनॉर्मल हुआ तो तुरंत ही हमें इस एंशिएंट गॉड के बॉडी को नष्ट करना होगा, वरना फिर ये हमें एक इटरनल केओस के अंदर ले जाएगा। तो जी जुआन के फादर स्वॉर्ड गॉड से कहते हैं कि जी जुआन अभी भी उसके अंदर है। तभी स्वॉर्ड गॉड कहते हैं जी जुआन की लाइफ दक्षिया के अनगिनत नागरिकों के जान से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर एंशिएंट गॉड की बॉडी के अंदर से कुछ बाहर निकल आए तो ये एक बहुत बड़ी आपदा हो जाएगी। तभी हमें ओल्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए जी जुआन के फादर से कहते हैं स्वॉर्ड गॉड वास्तव में देश के लोगों और उसकी सेफ्टी के लिए काम करता है, लेकिन मैं सिर्फ एक बूढ़ा मूर्ख हूँ। चाहे 8वां ट्रांसफॉर्मेशन या फिर 9वां ट्रांसफॉर्मेशन हो, जो कोई मेरे डिसाइपल को छूने की हिम्मत करेगा मैं उससे मौत तक लड़ूंगा। तो स्वॉर्ड गॉड ओल्ड मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम लापरवाही से काम मत करो। तो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि लापरवाही, शायद मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड गॉड भी अपने ऑरा को रिलीज कर रहे होते हैं। तो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि लेकिन मैं अगर अपने आप से पूछूं तो कम से कम मैं इस योग्य तो हूँ कि मेरा डिसाइपल मुझे मास्टर कह सके। लेकिन तभी उन लोगों को उस एंशिएंट गॉड के बॉडी से कुछ आवाज आती है तो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी स्वॉर्ड गॉड को कुछ फील होता है और वो शॉक होते हुए सोच रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है। तभी ओल्ड मास्टर स्वॉर्ड गॉड से कहते हैं कि जल्दी करो, वहाँ खड़े मत रहो, अपनी पूरी ताकत से उनकी मदद करो। फिर सीन चेंज होता है, हमें एमसी को दिखाया जाता है। एमसी उस एंशिएंट गॉड के बॉडी पे बहुत ज्यादा पंचेस कर रहा होता है जिसकी शॉक वेव का असर उसके टीममेट्स के ऊपर भी हो रहा होता है। तो जी जुआन अपने टीममेट्स को देखते हुए कह रही होती है कि ये शॉक वेव बहुत ज्यादा हानिकारक है। और जी जुआन अपने सारे टीममेट्स से कहती है कि सब लोग पीछे हट जाओ, इससे पहले कि वो सील टूटे। उन शॉक वेव की वजह से तुम सब घायल हो सकते हो। और गाइस मैं एक बात बता दूं कि ये जो लास्ट वाला चैप्टर है ये बहुत सारे साइट्स पे अवेलेबल नहीं था, तो इसे मैंने एक दूसरी लैंग्वेज वाले साइट से डाउनलोड किया है। तो इस एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी भी हो सकती है, तो तुम लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी के पंचेस के वजह से वो सील टूट जाता है। तो एमसी कहता है जल्दी करो। हमें दिखाया जाता है कि एमसी के पंचेस के वजह से जो होल बना होता है वो बहुत जल्दी हील हो रहा होता है। तो एमसी कहता है कि मैं इसे ज्यादा देर नहीं संभाल सकता, ये बहुत जल्दी हील हो रही है, तो जल्दी करो, सब निकलो। और वो होल फिर से बंद होने लगता है। तो एमसी कहता है कि ये बहुत तेज है, अगर ये ऐसा ही है तो चलो फिर से करते हैं। और वो फिर से उसी जगह पे पंच करता है और एमसी उस जगह पे अपने इंसेक्ट सेक्रीफाइस का इस्तेमाल करता है जिससे की वजह से वहाँ ब्लास्ट होता है और वो होल फिर से खुल जाता है। तो एमसी कहता है कि ये खुल गया, जल्दी करो। और हम देखते हैं कि जी जुआन एमसी के पावर को देख के बहुत ज्यादा शौक हो रही होती है। तभी एमसी सबसे कहता है कि जल्दी करो, ये चोट लगभग जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी एमसी देखता है कि वो होल फिर से हील हो गया होता है। तो एमसी कहता है कि ये तो पागलपन है, ये इतना तेज क्यों है। लेकिन तभी एमसी देखता है कि वहाँ पे फिर से वो होल बन रहा होता है और इस बार वो एक बहुत बड़ा होल बन रहा होता है। तभी एमसी भी उस होल को देख के शौक हो जाता है। तभी एमसी देखता है कि बाहर से दो लोग उस एंशिएंट गॉड के बॉडी को काट रहे होते हैं जिसके वजह से वो गेट खुलता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दो लोग और कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड गॉड और ओल्ड मास्टर होते हैं। जी जुआन स्वॉर्ड गॉड को देखते हुए कह रही होती है कि ग्रैंडपा, और इससे हमें ये पता चलता है कि स्वॉर्ड गॉड जी जुआन की ग्रैंडपा है। तभी वो लोग कहते हैं कि जल्दी करो बच्चों, बाहर निकलो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग बाहर निकल जाते हैं
हैं। तभी ओल्ड मास्टर कहते हैं कि जी जुआन और एमसी कहाँ हैं, और हम एमसी के टीममेट्स को देखते हैं जो बाहर निकल के कह रहे होते हैं कि हम बच गए, मुझे लगा था कि हम अंदर ही मर जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी और जी जुआन उस एंशियंट गॉड के बॉडी के अंदर ही होते हैं। तभी उनसे ओल्ड मास्टर कह रहे होते कि वो फिर से हील हो रहा है, जल्दी करो, बाहर आओ। तो एमसी बाहर नहीं निकल रहा होता है, तो जी जुआन कह रही होती है कि एमसी तुम भी बाहर चलो, लेकिन एमसी बाहर नहीं जा रहा होता है। तो जी जुआन बाहर जाते हुए एमसी को खींच लेती है और कहती है कि तुम भी मेरे साथ बाहर चलो। तो एमसी जी जुआन से कहता है कि दो लोगों की बाहर निकलने की जगह नहीं है, ये बहुत जल्दी हील हो रही है, तो बेहतर यही होगा कि तुम बाहर जाओ। जी जुआन मना कर रही होती है, तो एमसी सोच रहा होता है कि वो मैं इतना ज्यादा जिद्दी क्यों होती है। तभी एमसी ग्रो ऑफ ऑल थिंग का यूज करता है और अपनी बेलू की मदद से जी जुआन को बाहर निकालने लगता है। जी जुआन भी चिल्लाने लगती है और एमसी से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम भी बाहर निकलो। तो एमसी कहता है कि नहीं, मैं अभी नहीं निकलूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि जी जुआन भी बाहर निकल जाती है और एमसी अंदर रह जाता है और एंशियंट गॉड का बॉडी फिर से हील हो जाता है। तो ओल्ड गॉड कहते हैं कि ये तो पागलपन है। तभी ओल्ड मास्टर कहते हैं कि एंशियंट गॉड की बॉडी तो फिर से हील हो गई, एमसी अभी तक बाहर नहीं निकल पाया है। तभी हम जी जुआन के फादर को देखते हैं जो जी जुआन से पूछ रहा होता है कि बच्चा क्या तुम ठीक हो। तो जी जुआन कहती है कि एमसी अभी भी अंदर है, जल्दी करो, उसकी मदद करो। तो जी जुआन के फादर कहते हैं कि चिंता मत करो, अगर ओल्ड मास्टर और स्वॉर्ड गॉड एक साथ काम करेंगे तो हम उसकी मदद फिर से कर सकते हैं और निश्चित रूप से एमसी को वापस से बाहर ला सकते हैं। तभी हम स्वॉर्ड गॉड और ओल्ड मास्टर को देखते हैं। स्वॉर्ड गॉड ओल्ड मास्टर से कहते हैं कि तैयार हो जाओ, हम ये फिर से करने वाले हैं। तो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि तुम्हारी ऑर्डर की जरूरत नहीं है, मैं एक चालाक बूढ़ा आदमी हूँ। तभी वो दोनों कुछ देख के शौक हो जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि वो एंशियंट गॉड का बॉडी चमकने लगता है। तो उस एंशियंट गॉड की बॉडी को देखते हुए ओल्ड मास्टर कहते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि किसी ने ये जानबूझ के किया है, इसका क्या मतलब हो सकता है। तो स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि इसका मतलब ये हो सकता है कि एंशियंट गॉड के बॉडी के अंदर कुछ जागृत हो रहा है और वो इस गॉड के बॉडी के कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकता है। तो स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि अब मुझे डर लग रहा है, चाहे हम कैसे भी सहयोग करें, अब हम इस गॉड के बॉडी को नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो स्वॉर्ड गॉड कहता है कि बकवास, इस पर विश्वास मत करो। और फिर वो ओल्ड मास्टर अपने हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए एंशियंट गॉड के बॉडी पर अटैक करता है। तो ओल्ड मास्टर देखता है कि उसके अटैक का उस बॉडी के अंदर कुछ भी असर नहीं होता है। तो स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि अपने अटैक को वेस्ट मत करो, इस एंशियंट गॉड के बॉडी के अंदर जो बदलाव है वो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, हमने पहले जो प्लान बनाई थी उसका पालन करो। अगर पाया गया कि ये बदलाव बाहरी दुनिया को इफेक्ट कर सकती है तो जल्दी करो, इसे नष्ट कर दो। तो ओल्ड मास्टर कहता है कि कमीने, एमसी अभी भी उसके अंदर है। अभी स्वॉर्ड गॉड दूसरी तरफ जाने लगता है और ओल्ड मास्टर से कहता है कि कुछ भी बेवकूफी भरा मत करो। और ओल्ड मास्टर स्वॉर्ड गॉड का कुछ भी जवाब नहीं देता है। तो हम यूनफाई को देखते हैं और कहता है कि एमसी ने हमारी मदद करने के लिए अपना बलिदान दिया है। तो उसके जो टीममेट्स होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि हाँ, उसने हमारे लिए ही ऐसा किया है, हम सभी जो आज जिंदा है वो उसके कर्जदार रहेंगे। तो फिर सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने ऑरा को रिलीज कर रहा होता है और एमसी कहता है कि अभी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो हम सबसे पहले इस एंशियंट गॉड के माइंड एरिया में चलते हैं, वहां पर अभी भी एक महान अवसर मेरा इंतजार कर रहा है, उसके दिमाग में एक बढ़िया मौका है प्राचीन देवताओं में से। तभी सीन चेंज होता है और हम उस गॉड को देखते हैं जो स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि ये यहाँ है, आखिरकार चारा फंस गया, अगर मुझे ये जीवित शरीर मिल जाए तो फिर से मैं रिबॉर्न हो सकता हूँ। तो वो गॉड हंसते हुए कह रहा होता है कि जल्दी करो, मेरे पास आओ और मुझसे जुड़कर एक हो जाओ। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी उस एंशियंट गॉड के माइंड एरिया में पहुंच गया होता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा गेट होता है। तो उस गेट में कुछ लिखा हुआ होता है जिसे देखकर एमसी कहता है कि तलवार का निशान, इस पे 100 वर्ष बीत गए हैं लेकिन तलवार की शक्ति अभी भी बनी हुई है, ये किस हद तक फैल गया है। तो एमसी कहता है कि इस दरवाजे के पीछे इस एंशियंट गॉड का माइंड होना चाहिए। तो फिर एमसी उस ब्रेन एरिया के गेट को ओपन करता है और अपने इंसेक्ट से छुपने के लिए कह देता है, कहता है कि ये उसका कोई ट्रैप भी हो सकता है, तो तुम लोग छुप जाओ और अगर मैं तुम्हें ना बुलाऊं तो बाहर मत आना। तो हम जिया और लिटिल लाइन को देखते हैं, वो दोनों भी मान जाते हैं। तभी एमसी जैसे ही उस गेट को ओपन करके अंदर जाता है, वहाँ पे और एक गेट होता है जिससे कि एक ग्रीन ओरा और एक साउंड आती है जो एमसी को बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है। तो एमसी कहता है ये आवाज ये क्या है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग
तुम्हारे दिमाग में फुसफुसा रहे हैं। और हम देखते हैं कि एमसी के लिए ये संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है, तो एमसी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और एमसी कह रहा होता है कि चुप हो जाओ, कितना ज्यादा शोर है। तभी वो आवाज आना बंद हो जाता है, तो एमसी खड़ा होता है और देखता है कि एक पर्सन एमसी के सामने फ्लाई कर रहा होता है, और वो पर्सन असल में वो गॉड ही होता है। तो वो गॉड एमसी से कहता है कि आखिरकार तुम आ ही गए, मैंने काफी समय से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार किया है। तो हम एमसी को देखते हैं जो उसे देख के शौक हो रहा होता है, और एमसी कहता है कि यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है। फिर एमसी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो गॉड कहता है कि मैं एंशियंट गॉड दियोसु हूँ, और वो गॉड एमसी के सामने आने लगता है। तो हम देखते हैं कि वो गॉड एक ब्लू एनर्जी से कवर्ड होता है। तो वो गॉड कहता है कि और मैं तुम हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस गॉड के अंदर से वो ब्लू एनर्जी हट रही होती है, तो वो गॉड एमसी की तरह दिख रहा होता है। तो एमसी उससे पूछता है कि मैं तुम हूँ, इसका क्या मतलब है। तो वो गॉड एमसी के पास आता है और एमसी से कहता है कि मैं तुम हूँ और तुम मैं हो, और असल में इस टाइम पर वो गॉड एमसी का रूप लेके आया होता है। फिर वो गॉड एमसी से कहता है कि चलो भी आओ हम दोनों एक हो जाए और साथ चले। तो एमसी उस गॉड को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। तो एमसी उससे कहता है कि मजाक मत करो, और एमसी अपने हेवन स्प्लिटिंग ब्लेज का इस्तेमाल करते हुए उस गॉड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो गॉड एमसी का अटैक को डॉच नहीं करता है। और वो गॉड स्माइल करते हुए एमसी से कहता है कि हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड सचमुच में ये स्वॉर्ड टेक्निक बहुत अच्छी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो गॉड एमसी के स्वॉर्ड को एक हाथ से पकड़ लेते हैं, और वो गॉड एमसी से कहते हैं कि आधुनिक युग में लोग रणनीति के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, वो लोग अब तक विकसित हो चुके हैं। तो एमसी उस गॉड से पूछता है कि क्या तुम भी स्वॉर्ड टेक्निक को प्राप्त कर सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि जो एमसी का ब्लो होता है उसे स्वॉर्ड गॉड एक ही हाथ से तोड़ देता है। तो वो गॉड एमसी से कहता है कि मूल्य शक्ति मेरे पास बहुत कम बचा है, तुम अभी भी मुझे मजबूर करोगे। एनर्जी की और एक बर्बादी सचमुच क्रोधित करने वाला है, और अगर नहीं तो इसीलिए तुम्हारा शरीर उपयोगी है। मैं सबसे ज्यादा क्रूर तरीका अपनाऊंगा, तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। तो हम एमसी को देखते हैं जो उस गॉड के टेक्निक को देख के बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है, और एमसी सोच रहा होता है कि ये तो बहुत अजीब है, ये कम से कम 9 ट्रांसफॉर्मेशन का होना चाहिए था। और एमसी उस गॉड को देखते हुए कह रहा होता है कि इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि स्वॉर्ड गॉड भी यहाँ पे मारे जाते, लिटिल इंसेक्ट्स को छोड़ना बहुत बुरी बात है, शायद ये सब सामने आ गया। तभी एमसी कहता है कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एमसी जिया और लिटिल नाइन और बाकी सारे इंसेक्ट से बाहर आने के लिए कह देता है। अभी एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि बुरी बात यह है कि हमारा संपर्क कैसे टूट गया। तभी वो गॉड एमसी के पास आ जाता है और एमसी से कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, और वो गॉड एमसी को पकड़ लेता है और कहता है कि चलो इस बात को खत्म करते हैं। और वो गॉड एमसी को मार देता है और अपने हाथ को एमसी के शरीर के आर पार कर देता है। तो एमसी भी चीख रहा होता है। तो वो गॉड कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगा। और एमसी के साथ साथ वो गॉड भी ट्री ऑफ ऑल थिंग के पास पहुंच जाता है, और हमें ट्री ऑफ ऑल थिंग को दिखाया जाता है, उसमें एक रेनबो कलर का फ्रूट लगा होता है। एमसी को देखते हैं। एमसी ट्री ऑफ ऑल थिंग को देखकर कहता है कि मैं तो अपनी कॉन्शियसनेस के सी में हूँ, और एमसी ट्री ऑफ ऑल थिंग में वो रेनबो वाला फ्रूट देखकर कहता है कि ट्री ऑफ ऑल थिंग और भी फ्रूट्स देते हैं, लेकिन इस बार रेनबो कलर का क्यों है। अपने करंट लेवल पर ट्री ऑफ ऑल थिंग रेनबो कलर का फ्रूट नहीं दे सकता था, तो सिस्टम से बताया जाता है कि ये फ्रूट अभी भी इमेच्योर है, इसीलिए इसे और भी ज्यादा ग्रो करने के लिए वाटर देना होगा। और ये फ्रूट डिवाइन सोल के कांटेक्ट में आने की वजह से ट्री ऑफ ऑल थिंग में लगा है, और सिस्टम से बताया जाता है कि इस फ्रूट को ग्रो करने के लिए लिविंग थिंग्स के डिवाइन सोल्स को वाटर के तौर पर देना होगा। तो एमसी खुश होते हुए कह रहा होता है कि उस एंशिएंट गॉड का सोल अब एक फल में बदल चुका है, उसने मेरी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन ट्री ऑफ ऑल थिंग ने उसे एक फल में बदल दिया। ट्री ऑफ ऑल थिंग श्राप को नहीं रोक सकती है, लेकिन जब बात आत्मा की आती है तब ट्री ऑफ ऑल थिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इस फ्रूट को ग्रो करने के लिए सभी लिविंग थिंग्स की डिवाइन सोल्स की जरूरत है, ये एक मुश्किल काम है। तभी एमसी से जिया कहता है कि फादर आप जाग गए। तो एमसी जिया की आवाज को सुन के जिया की तरफ देखता है और बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, और एमसी देखता है कि जिया एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के ऊपर
बैठा होता है और जिया एमसी से कहता है कि फादर मैं उन मॉन्स्टर्स को पहले ही सबक सिखा दिया हूँ। और फिर जिया एमसी से कहता है कि फादर मेरे सवारी को देखिए ये कितना औसम है। तो एमसी कह रहा होता है कि ये कॉन्शियसनेस ऑफ सी का मॉन्स्टर है और जिया लेवल 9 के मॉन्स्टर के ऊपर राइड कर रहा है। ये वो मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें जीलिंग क्यों भी नहीं संभाल सकती है। आखिर हो क्या रहा है? तभी एमसी और बाकी मॉन्स्टर्स को देखता है और कहता है कि सारे माइंड मॉन्स्टर्स भी लिटिल जिया को घेरे रखे हैं। तो जिया एमसी के पास आता है और कहता है कि फादर ये मॉन्स्टर बहुत शांत है लेकिन सिस्टर को ये मॉन्स्टर पसंद नहीं है, पर उसे बहुत जल्दी ये मॉन्स्टर पसंद आने लगेगा। तो क्या आप इसका राइड करना चाहते हैं? तो एमसी कहता है कि 1 मिनट रुको, क्या तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो? तो लिटिल जिया एमसी को उस मॉन्स्टर के ऊपर बैठाते हुए कहता है कि हाँ मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और लिटिल जिया कहता है कि इन मॉन्स्टर्स को नेदर डेमंस कहा जाता है और मेरे इनहेरिटेंस मेमोरी के हिसाब से मैंने इटर्नल हेल में इन जैसे बहुत सारे मॉन्स्टर को सप्रेस किया था। बस उन्हें ब्रांड करो और उन पे राइड करो, वो बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो एमसी सोचता है कि 9th लेवल के नेदर डेमन सचमुच में बहुत सप्रेस्ड होते हैं। तो लिटिल जिया एमसी से पूछता है कि क्या हम इन चीजों को यहाँ से बाहर ले जा सकते हैं? तो एमसी कहता है कि हाँ, लेकिन अगर हम इसे ज्यादा देर तक बाहर में रखेंगे तो हेवनली वे से इसे क्लीन कर दिया जाएगा। इस तरह के डेमन सिर्फ इटर्नल हेल के गहराई में ही रहना चाहिए। कौन जानता था कि ये एक एंशियंट गॉड के कॉन्शियसनेस से यहाँ पे आ जाएगा। तो एमसी सोच रहा होता है कि ये तो बहुत बुरा है, इसे ज्यादा देर तक बाहर नहीं रखा जा सकता है। लेकिन भले ही ये थोड़े समय के लिए हो, लेकिन ये किसी इमरजेंसी में हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग कार्ड की तरह होगा। फिर एमसी याद करते हुए कहता है कि अगर मुझे सही से याद है तो फिर यहाँ पे 4 से 5 9 लेवल के नेदर डीमंस नहीं होने चाहिए। तो हम लिटिल जिया को देखते हैं, वो चुप होता है और एमसी का कोई भी जवाब नहीं देता। तो फिर लिटिल जिया कहता है कि बाकियों को खा लिया गया है। तो एमसी लिटिल जिया से कहता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि उस हार्ट को खाने के बाद तुम्हारा पेट भर गया है? तो लिटिल जिया कहता है कि रिप्रोड्यूस करने के बाद मुझे फिर से भूख लग गया था। तो एमसी लिटिल जिया से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, चलो यहाँ से चलते हैं, मैं 1 मिनट के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। और फिर एमसी वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मेरा अपना बच्चा ही मेरी संपत्ति को बर्बाद कर रहा है। लेकिन चाहे इसे दूसरे तरीके से सोचो, हमारे पास एक तो बच्चा है और एक पर्सन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात संतुष्ट रहना चाहिए। और फिर एमसी उस माइंड एरिया के गेट के पास आ जाता है और एमसी कहता है कि स्काई प्रेसाइंग ब्लेड वो टीचर एंशियंट गॉड की सोल सील है और नेदर डेमंस को पकड़ लिया गया है। तो ये पॉसिबल है कि बाहरी परतों की सुरक्षा भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। और एमसी सोचता है कि जी फैमिली भी बहुत जल्द आ रहा है। एमसी लिटिल जिया से कहता है कि लिटिल जिया सारे बग से कहो कि वो लोग जल्दी से खाना खा ले, और अगर वो सब खत्म नहीं कर पाएंगे तो कहो कि सारा कुछ पैक कर ले, क्योंकि हमें जल्दी यहाँ से पीछे हटना होगा। तो लिटिल जिया एमसी से पूछता है कि अगर मैं इस बार खत्म नहीं कर पाया तो हम वापस आ सकते हैं, है ना? तो एमसी कहता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, ये किसी और का खजाना है। फिर एमसी सोचने लगता है कि जीलिंग क्विक का स्वॉर्ड गॉड बनने का कारण यहाँ के खजाने से जुड़ा हुआ है। अगर वो अंदर आके ये सब देखे तो पॉसिबल है। तो लिटिल जिया एमसी से कहता है कि फादर मैं अभी सिर्फ पावर को बाहर निकाल के कंप्रेस कर सकता हूँ ताकि हम उसे बाद के लिए स्टोर करके रख सके। तो एमसी कहता है कि चलो अब इसे अपनी बहन पे छोड़ दो। तो हम लिटिल लाइन को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा शौक होती है और उसके सामने वो बॉल्स टाइप के कुछ चीज होती है, उसे देख के कह रही होती है ये गंदे चीज क्या है, ये तो बहुत बदबूदार और घिनौनी लग रहे हैं, मैं इसे संभाल नहीं सकती हूँ। तभी हम एमसी को देखते हैं, एमसी कहीं जा रहा होता है और कहता है कि सब हो गया, आप जल्दी वापस आओ। और एमसी कहता है कि हमने सब साफ सुथरा कर लिया है, अब हमें टीचर को बुलाना होगा और जल्दी से कोई कदम उठाना होगा। तभी सीन चेंज होता है और हम ओल्ड मास्टर और स्वॉर्ड गॉड को देखते हैं, वो दोनों ही उस एंशिएंट गॉड की बॉडी को चीर कर एक गिल्ड बना देते हैं। तो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि किसने कहा कि तुम इस पोर्ट से इसे नहीं खोल सकते हो? तो स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि ये बहुत आसानी से खुल गया, ये ठीक भी नहीं होगा। एंशिएंट गॉड की बॉडी की प्रोटेक्शन अब कमजोर हो चुकी है और अब एंशिएंट गॉड की बॉडी गायब होने लगी है। तो ओल्ड मास्टर स्वॉर्ड गॉड से कहता है कि चलो अंदर चल के इसकी जांच करते हैं, एमसी को बचाने के लिए हमें जाना होगा। तो स्वॉर्ड गॉड कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि उस गेट से एमसी कूद कर बाहर आ रहा होता है और एमसी अपने ओल्ड मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे पकड़ लीजिए। तभी हम देखते हैं कि एमसी जैसे ही बाहर आता है, जी
जीजुआन उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम ठीक हो, ये देख के बहुत अच्छा लगा। और एमसी सोच रहा होता है कि कुछ शुरू करने की कोशिश मत करो। फिर एमसी जल्दी करने लगता है और कहता है कि अब टाइम नहीं है। तो जीजुआन कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, आखिर क्या हुआ? तो जीजुआन कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारा क्या मतलब है कि अब टाइम नहीं है? तो एमसी ओल्ड मास्टर के पास जाता है और कहता है कि टीचर जल्दी करो, अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं जाएंगे तो हम मारे जा सकते हैं। तभी ओल्ड मास्टर और एमसी वहां से जाने लगते हैं और एमसी सोच रहा होता है कि हरी पहाड़ियां नहीं बदलती है लेकिन हरी पानियां बदल जाती है। मैं इससे पहले कभी भी किसी जगह को इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहता था। एमसी जाते हुए सबको अलविदा कहता है। तो जीजुआन रोते हुए एमसी को देखती है और कहती है कि तुम सचमुच में मुझसे नफरत करते हो। जीजुआन के फादर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम बदमाश, मैंने तुम्हें कुछ डिवाइन डेविल्स ब्लड को भी पिलाया था, लेकिन फिर भी तुम सुंदरता के प्रति कोई भी प्यार नहीं दिखाते हो। तो जीजुआन अपने फादर पे गुस्सा करते हुए कहती है कि फादर, आप एमसी से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? जब मैं एक डिस्परेट सिचुएशन में थी तब एमसी ने मेरी जान बचाई थी, वो मेरी बहुत परवाह करता है। जीजुआन एमसी को याद करते हुए कह रही होती कि अगर तुम सचमुच में मेरी परवाह करते हो तो फिर ऐसा क्यों है? हेवंस प्राइड रैंकिंग, उसे डर है कि वो इससे मेरे परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है, तो ये कारण हो सकता है। और ये सब याद करके जीजुआन बहुत ब्लश कर रही होती है और जीजुआन कहती है कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, मैं उस रैंकिंग कंपटीशन में अपना बेस्ट दूंगी। तो जीजुआन के फादर भी उस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं। तभी हम स्वॉर्ड गॉड को देखते हैं जो सोच रहे होते हैं कि एमसी वहां से बाहर आने के बाद इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था, मुझे इसकी जांच करनी होगी। तभी स्वॉर्ड मास्टर जैसे ही एंशिएंट गॉड के बॉडी के अंदर देखता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो स्वॉर्ड गॉड कहता है कि मेरा सारा ट्रेजर वो लेके चला गया। पहले तो यहाँ पर बहुत ज्यादा माइंड मॉन्स्टर्स भरे हुए रहते थे, लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो स्वॉर्ड गॉड याद करते हुए कह रहे होते हैं कि एमसी यहाँ से इतनी जल्दी से चला गया, शायद से ये उसके द्वारा किए गए कामों की वजह से होगा, एक दोषी जो मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है। तो स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया यार, कम से कम मेरे लिए कुछ तो छोड़ जाते। अभी स्वॉर्ड गॉड देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारे 9 लेवल के मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तो स्वॉर्ड गॉड शॉक होते हुए कहता है कि वो उसने कैसे किया, मैं मुश्किल से बच पाया था जब उस 9 लेवल के मॉन्स्टर्स ने मेरे ऊपर अटैक किया था। तभी स्वॉर्ड गॉड सोच रहा होता है कि वो बच्चा निश्चित रूप से कुछ छुपा रहा है। ठीक है, अगर ये फ्यूचर के लिए है तो ये फ्यूचर का वो कीमत होगा जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा। और अरे बदमाश, मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने मुझे पूरी तरह से कम आंका है। तभी सीन चेंज होता है और हम ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो एमसी से कहता है कि तो तुम क्या कर रहे हो, तुमने स्वॉर्ड गॉड के ट्रेजर को पूरी तरह से खाली कर दिया है। तो एमसी कहता है कि हाँ, इस बार आप इस तरह से सोच सकते हैं। तो ओल्ड मास्टर अजीब सा फेस बनाते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैं हमेशा से कानून का पालन करने वाला और एक अच्छा नागरिक रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुत्ते स्टूडेंट के पास रहना पड़ रहा है। और ओल्ड मास्टर सोच रहा होता है कि उस टाइम मेरे सबसे बड़े बेटे ने मुझे राजा की घोषणा की थी, जिसकी वजह से पूरे किंग लांग वॉर जोन में अराजकता फैल गई थी। और मेरा दूसरा बेटा एक बहुत बड़ा सीरियल डेटर है जो बहुत बड़ी फैमिली के लड़कियों के साथ जाता है। और जहाँ तक कि तीसरे बच्चे की बात है तो उसे शब्दों में फंसाना बहुत कठिन है। अभी हम एमसी को देखते हैं। एमसी ओल्ड मास्टर से पूछता है कि टीचर, हेवंस प्राइड कंपटीशन अब 3 दिनों में है, तो आपको क्या लगता है कि मैं अपने करंट लेवल पर जियांग और जीजुआन से मुकाबला कर कर कहाँ तक पहुँच सकता हूँ? तो ओल्ड मास्टर एमसी से कहता है कि जो तुमने मुझे दिखाया है उसके हिसाब से जियांग यू को तुम तुरंत ही हरा सकते हो। और डिमन सिटी में खबर है कि जियांग को भी कोई अद्भुत सफलता मिल चुकी है। 8 भुजाओं वाले वॉर गॉड कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। और जहाँ तक कि इन जियान का प्रश्न है, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो इस जनरेशन का पहला पर्सन नहीं है। तो फिर सीन चेंज होता है और हम इंजियन को देखते हैं जो अभी भी उस ब्लड टाइप लिक्विड में होता है। और बताया जाता है कि इंजियन के टैलेंट की वजह से उसे 800 सालों में सबसे महान घोषित किया गया है। और बताया जाता है कि नॉर्मल अवेकनर्स को 18 साल तक उनकी स्पिरिट मिच्योर हो जाती है और वो अवेकन कर लेते हैं, लेकिन इंजियन ने ऐसा नहीं किया था। उसने 3 साल की उम्र में ही अपनी शुरुआत कर दी थी। और उसने 9 साल तक अपनी डिवाइन वेपन रॉयल ह्यूमन स्वॉर्ड को हासिल कर लिया था। और वो 12 साल की उम्र में फॉरबिडन जोन पर एंटर कर चुका था और 15 साल में वापस आ गया। और बाकी का 3 साल उसने कैपिटल के प्राचीन ट्रेनिंग बेस में बिताया। तो एमसी ओल्ड मास्टर से पूछता है कि अगर
अगर वो इतनी जल्दी अवेकन कर लिया था तो फिर उसका लेवल अभी भी कम क्यों है। और हम इंजियन को देखते हैं जो इस लिक्विड से बाहर आ रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारे रेड ड्रैगन होते हैं। गोल्ड मास्टर कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कक्षा के माध्यम से कल्टीवेशन के अलावा भी 10,000 क्लेंस की टेक्निक को रोज प्रैक्टिस करता है और उन सारे टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हुए डेली कल्टीवेशन करता है। और इंजियन 10,000 क्लेंस की टॉप टेक्निक्स को हासिल करना चाहता है। फिर हम इंजियन को देखते हैं। इंजियन कहता है कि जल्द ही मेरा ब्लड फाइल्ड फिजिक कंप्लीट हो जाएगा। एमसी के बारे में क्या कोई खबर है? सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं। एमसी अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर, क्या मेरे लिए तियांगनान टेक्निक्स को सीखने पॉसिबल हो सकता है? तो ओल्ड मास्टर कहता है कि मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं है कि तुमसे पहले किसी ने भी इसकी कोशिश नहीं की है, लेकिन ये सारी टेक्निक अनइजिबल मानी जाती है और ये टेक्निक हेवन वे के ऑपोजिट तरफ है। हालांकि इंजियन इन सब में सफल हुआ था और वो द ग्रेट जिया के हिस्ट्री में सबसे पहला पर्सन बना जिसने कि इसमें सफलता हासिल की थी। ओल्ड मास्टर कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि भले ही तुम एक्सेप्शन हो, तुम तियानवन टेक्निक्स को हासिल नहीं कर सकते हो। तो एमसी कहता है कि जहाँ तक कि इंजियन का सवाल है, वो महान जिया सम्राट का वंशज है, वही सम्राट जो एक बार तियानवान क्लैन में जवाबी हमला किया था और उनकी तकनीकों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब टाइम बदल गया है, यहाँ तक कि वॉर गॉड भी अब सिर्फ प्रोटेक्शन पर ध्यान दे रहे हैं। तियांगवान क्लैन के बॉर्डर में एंटर करने की जगह पर प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ओल्ड मास्टर कहता है कि हो सकता है कि अगर तुम उस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस हासिल करते हो, तुम अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कैपिटल से कुछ मैनुअल प्राप्त कर सकते हो। तो एमसी कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। फिर सीन चेंज होता है और हम एमसी के घर को देखते हैं और एमसी कह रहा होता है कि इस बार एंशियंट गॉड के कॉर्प तक का ट्रिप बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ और आज रात लिटिल नाइन और लिटिल जिया दोनों ही रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तभी एमसी को कुछ फील होता है तो एमसी कह रहा होता है क्या मेरे कॉन्शियसनेस के सी में कुछ एक्टिविटी हो रही है। तभी एमसी देखता है कि ट्री ऑफ ऑल थिंग में और एक न्यू फल आ गया होता है। तो एमसी कहता है क्या ट्री ऑफ ऑल थिंग में एक नया फल लगा है? क्या ये सब मेरे इंसेक्ट के नंबर बढ़ने की वजह से हो रहे हैं? तो एमसी उस फ्रूट को तोड़ते हुए कह रहा होता है ये तो एक ग्रीन अपॉर्चुनिटी फ्रूट है। तो सिस्टम से हमें उस फ्रूट के बारे में बताया जाता है। उस फ्रूट से एमसी को एक नई जॉब क्लास मिलेगी जिसका नाम थंडर मास्टर है, जिससे कि एमसी को थंडर रिलेटेड 2-3 स्किल्स भी मिले हैं। और एमसी के पहले स्किल का नाम लाइटनिंग फ्लैश है, जिससे कि एमसी किसी भी जगह पे फ्रीली टेलीपोर्ट हो सकता है। और दूसरा स्किल थंडर एप्लीमेशन होता है, जिसके वजह से एमसी लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके अपने एनिमी के ऊपर रिलीज कर सकता है। और एमसी के तीसरे स्किल का नाम डिवाइन जजमेंट होता है। तो एमसी खुश होते हुए कहता है कि मेरे पास पहले से डिवाइन लेवल का कल्टीवेटर वाला जॉब था, लेकिन अब मेरे पास थंडर मास्टर का भी जॉब आ चुका है, तो अब मैं एक डुअल जॉब होल्डर बन चुका हूँ। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि एमसी के दोनों ही इंसेक्ट ने रिप्रोड्यूस कर लिया है और लिटिल जिया ने 12,000 इंसेक्ट्स को रिप्रोड्यूस किया है, जबकि लिटिल नाइन ने 12 मिलियन बग्स को रिप्रोड्यूस किया है। तो हम लिटिल नाइन को देखते हैं जो गुस्सा करते हुए लिटिल जिया से कहती है कि अगर तुमने अपना रिप्रोडक्शन पूरा कर लिया है तो जल्दी से बाहर निकल जाओ। तो लिटिल जिया के जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो सब लिटिल नाइन के स्पेस से बाहर निकल के एमसी के साथ मर्ज हो जाते हैं। तो एमसी अपनी बॉडी में उनके पावर को फील करते हुए कहता है कि अब मेरे पास 30,000 बग्स की पावर है। ये सचमुच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड करने वाला है। फिर हमें एमसी की स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है। एमसी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में है और एमसी का लेवल 36 है और एमसी की आइडेंटिटी इंसेक्ट ओवरलोड है। और बाकी एमसी के स्किल्स और एमसी के एबिलिटीज के बारे में बताया जाता है, जो कि तुम सब जानते ही हो। अगर तुम लोगों को फिर से जानना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ लो। तो एमसी अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए कह रहा होता है कि बग्स के रिप्रोडक्शन और थंडर मास्टर के जॉब की वजह से मेरी कॉम्बैट पावर अब और भी तेजी से बढ़ गई है। फिर सिस्टम से बताया जाता है कि लिटिल नाइन ने अब 12 मिलियन इंसेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, जबकि लिटिल जिया के पास अब 30,000 इंसेक्ट है। और अब एमसी की स्ट्रेंथ 409 की हो चुकी है, एजिलिटी 428, विल पावर 379, कॉन्स्टिट्यूशन 498 है और एमसी की बैटल रेटिंग 410 स्टार हो चुकी है। तो एमसी कह रहा होता है कि जैसा कि तियांजिया कंपटीशन में मैं लिटिल नाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं लाइटनिंग फील्ड और स्वॉर्ड प्ले के साथ एक अच्छा रैंक हासिल कर सकता हूँ। और अगर जरूरत पड़ी तो फिर मैं लिटिल जिया और नाइन टर्न डार्क डेविल को एक्सपोज कर दूंगा।
करूंगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें क्विनलिंग माउंटेन्स को दिखाया जाता है और हम स्काई में एक ड्रैगन को देखते हैं। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो उस ड्रैगन से नीचे उतरता है और वो कहता है कि क्या बात है, ऐसा लगता है कि सब लोग पहले ही आ चुके हैं। वो पर्सन कुछ लोगों से कहता है कि तुम सब बहुत जल्दी आ गए हैं। मेरे ओपोजिट जिसे गुआंग हाई से भागते हुए लगभग मरते मरते बचा था। तो हम एक लेडी को देखते हैं, वो कहता है कि देखो गुआंग हाई के गार्जियन ने हमारे लिए इतना अच्छा फ्लैशी लुक बनाया है। तो वो ड्रैगन वाला पर्सन कहता है कि हम दोनों ही गार्जियंस है, तो हमारे बीच में इतना अंतर क्यों है। तो और एक पर्सन होता है, वो कहता है कि जब हमारे बीच में अजीब लोगों की बात आती है तो तुम उनमें सबसे ऊपर होते हो। तो वो ड्रैगन वाला पर्सन कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, हम गुआंग हाई के लोग सिर्फ दिखावे की परवाह करते हैं। तो एक पर्सन उससे कहता है कि तुम सिर्फ बेकार की बात कर रहे हो। तो एक पर्सन उस पर्सन को रोकते हुए कहता है कि बहुत हो गया, सभी लोग अब यहाँ पे है, तो चलो काम की बातें करते हैं। हर कोई इस बार त्यांगनान कंपटीशन के बारे में है। पिछले साल की तुलना में इस बार की सिचुएशन बदल गई है। इस बार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैपिटल के अलावा भी मैजिक सिटी और जियांगनान भी यहाँ पर है, और विशेष रूप से जियांगनान में सिर्फ जियांग नहीं है बल्कि एमसी भी है, इसीलिए इस बार उनकी ताकत मैजिक सिटी से ऊपर है। तो दूसरा पर्सन कहता है कि लेकिन इस बार उन लोगों को हमारे साथ अलायंस बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बूढ़ा पर्सन कहता है कि ये सही है, पास्ट में जियांगनान और जोन हमारे साथ बिल्कुल भाई की तरह था, जो मैजिक सिटी की कैपिटल के खिलाफ एक साथ लड़ रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पुराने फ्रेंड जियाओ यूनसुआन को अज्ञात कारणों की वजह से एक गुफा में निवासित कर दिया गया। तो वो लेडी हंसते हुए कहती है कि तो फिर चलो इस बार हम सबसे पहले जियांगनान को ही खत्म करते हैं। इसलिए 6 मेजर वॉर जोन्स के लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं ताकि हम कैपिटल को टारगेट बना सके, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली, और इसीलिए 6 मेजर वॉर जोन्स इकट्ठा हुए थे ताकि वो लोग कैपिटल को टारगेट बना सके, लेकिन वो लोग को सफलता नहीं मिली। तो वो सब लोग कहते हैं कि मिस सिंघे ने जो कहा वो सही है, टॉप प्लेस के अगेंस्ट जाने से अच्छा है कि हम दूसरे प्लेसेस को अपना टारगेट बनाएं। तो वो सब लोग वोटिंग करने लगते हैं। तो वो सारे लोग अलग अलग जगहों के लिए वोट करते हैं, लेकिन तभी हम उस ड्रैगन वाले बंदे को देखते हैं, वो किसी को भी वोट नहीं करता। तो सारे लोग उसे वोट करने के लिए कह रहे होते हैं। तो वो बंदा कहता है कि क्या तुम लोगों ने अपनी बात पूरी कर ली है। और तभी वो बंदा स्माइल करने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना भाइयों, लेकिन मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ अलायंस बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस तुम लोगों को बताना चाहता था इस बार का तियानजियाओ कंपटीशन इतना ही अच्छा है जितना कि गुआंग हाई और जोन के लिए जीती गई थी। तो एक पर्सन कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, फर्स्ट पोजीशन निश्चित रूप से मेरे वॉर जोन का होगा। तो हम उस लड़की को देखते हैं, वो सोच रही होती है कि हे भगवान, ऐसे शब्द कहने में बहुत अच्छे लगते हैं। तभी वो ड्रैगन वाला पर्सन हंसते हुए कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ, और हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन वाला पर्सन अपने ड्रैगन में बैठकर वहाँ से चला जाता है। और वो पर्सन जाते हुए कह रहा होता है कि तुम सब चिंता मत करो, अगर मैं तुम लोगों के साथ शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन मैं तुम लोगों के प्लान के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो एक पर्सन कह रहा होता है कि वो सचमुच में पागल है, क्या उसे किसी ने मारा या फिर कुछ और हुआ है, ऐसा लगता है कि उसकी दिमाग खराब हो चुका है। तो वो बुरा पर्सन कह रहा होता है या तो ऐसा है या फिर उसके पास कोई आत्मविश्वास का एक नया स्रोत है, उसके पास जरूर ही कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसे वैसे ही रहने दो। जब तक हमारे 4 मेजर वॉर जोन एक साथ प्रयास करते हैं और पहले ही एक सही प्लान बना लेते हैं तो जियांगनान जरूर ही हार जाएगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें चूजियांग सिटी को दिखाया जाता है, और उस सिटी में हम एंशियंट गॉड टेम्पल के बंदों को देखते हैं। तभी उनका लीडर कहता है, ईश्वर के महान पुत्र के घर में क्या प्रकृति हुई है, क्या तुम लोगों को कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी का पता चला है। तो उसके साथ ही कहते हैं कि लॉर्ड आप चिंता मत कीजिए, गॉड का सन बिल्कुल ही अच्छा है, उन्होंने गुंगहाई वॉर जोन में खुद को नंबर 1 जीनियस के तौर पर सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया है, और गुंगहाई के गार्जियन भी उन पर गहरा विश्वास करते हैं। तो उनका लीडर स्माइल करते हुए कहता है कि गॉड्स के पावर के साथ उनका बेटा तियान हाउ कंपटीशन में नंबर 1 पोजीशन लाएगा, और ग्रेट जिया के सुप्रीम होनर को एंशियंट गॉड कल्ट के द्वारा छीन लिया जाएगा। मैं वास्तव में उस समय पर उन गार्जियन इनविंसिबल के चेहरों का रिएक्शन देखना चाहता हूँ। अब हमारी सारी प्लान्स मोशन में आ चुकी है, हमें बस अब तियानजियाओ कंपटीशन शुरू होने के इंतजार है, जो पूरे ग्रेट जिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। उस समय पूरे चूजियांग सिटी में एक भयंकर लहर उठेगी। चूजियांग का सैक्रिफाइस एंशियंट गॉड की
वापसी और हम देखते हैं कि एंशिएंट गॉड कल्ट का लीडर अपने मैजिक को रिलीज करने लगता है। तभी सीन चेंज होता है और हम जियांग नानवू और जॉन को देखते हैं। तो वहाँ पे कोई कह रहा होता है कि कल तियानजियाओ कंपटीशन स्टार्ट होने वाली है। हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि कमांडर डुआन होते हैं। कमांडर डुआन सबसे कह रहे होते हैं कि आज मैं तुम लोगों को वो नियम बताऊंगा जो मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था। अगर तुम में से कुछ लोग इसे भूल गए हो तो एमसी सोच रहा होता है कि हम में से मैं कुछ समय के लिए जियांगनान में नहीं था, तो क्या कमांडर डुआन मेरे बारे में बात कर रहे हैं? कमांडर डुआन बताते हैं कि यहाँ पर कुल 8 मेजर वॉर जोन्स है जिसमें से 80 कॉम्पिटिटर्स इस तियानजियाओ कंपटीशन में ज्वाइन होंगे और इस पूरे कंपटीशन को 2 राउंड में डिवाइड कर दिया जाएगा। और पहला राउंड पहली टीम के कंपटीशन के लिए होगा और 8 वॉर जोन की टीम परमानेंट सीक्रेट रियलम में एंटर होंगे और वो सारे लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे और इस राउंड में 4 वॉर जोन की टीम जो बच जाएंगे उन्हें इस राउंड का विनर मान लिया जाएगा। और इस फर्स्ट राउंड से तुम लोगों की यूनिटी और कोऑपरेशन की एबिलिटी का टेस्ट होगा। कोई भी पर्सन चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अपने टीममेट्स की प्रोटेक्शन ना कर पाना उनका भी असफलता साबित होता है। इसीलिए ऐसा मत सोचो कि तुम ठीक हो तो तुम्हारा टीम भी ठीक होगा। अगर तुम बिना हिले डुले एक ही जगह पर बैठे रहोगे तो तुम पर बिजली गिरेगी और वो सीक्रेट रियलम हर 1 घंटे के बाद सुकड़ता जाएगा और सीक्रेट रियलम के बाहर मौजूद किसी भी पर्सन को तुरंत ही मार दिया जाएगा। और सीक्रेट रियलम के अंदर तुम लोग जो मौत महसूस करोगे वो वास्तविक लगेगी, लेकिन सीक्रेट रियलम के बाहर निकलने के बाद ही तुम लोग फिर से जिंदा हो जाओगे। एमसी स्माइल करते हुए सोच रहा होता है कि बिजली द्वारा मार दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा थंडर मास्टर वाला एबिलिटी वहाँ पे काम आएगा और मैं उन इलेक्ट्रिक शॉक्स को एब्जॉर्ब करके रख सकता हूँ। और फिर हमें बताया जाता है कि दूसरा राउंड इंडिविजुअल रैंकिंग के हिसाब से बैटल होगा जिसमें कि 2 पर्सन आपस में फाइट करेंगे और दोनों में से जो जीतेगा वो नेक्स्ट राउंड के लिए चला जाएगा। हमें बताया जाता है कि पिछले राउंड में एलिमिनेट के बाद इस राउंड में सिर्फ 30 लोग ही होंगे और सेकेंड राउंड फ्री फॉल ऑल रॉबिन टूर्नामेंट की तरह होगा और इसके रूल्स बहुत सरल है। जो जीतेगा वो आगे जाएगा और जो हार जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर कमांडर डुआन उन सबसे कहता है कि तो अब तुम 10 लोगों में से अपना लीडर चुन लो। सब लोग कह रहे होते हैं कि टीम लीडर, क्या हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत भी है? रैमसी सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझ पर बहुत सारे लोगों की नजर है। तभी हम हांगी और लुओ को देखते हैं, वो खुश होते हुए कह रही होते हैं कि हम तो एमसी को चुनेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि उनके टीम में जितने भी मेंबर्स होते हैं सारे को लोग एमसी को वोट कर रहे होते हैं। तो एमसी सोच रहा होता है क्या मुझे इस पर खुश होना चाहिए। तभी जियांग के पीछे खड़ा ये लाल बालों वाला बंदा कहता है कि मैं और तांगिन जियांग को वोट करते हैं क्योंकि भले ही एमसी जियांग से पावरफुल है लेकिन जियांग ज्यादा स्टेबल है। और गाइस ये लाल बालों वाले बंदे का नाम मैं भूल चुका हूँ, तो इस बार थोड़ा मैनेज कर लेना, अगली बार मैं इसका नाम को भी रिवाइज कर लूंगा। तभी हम और 2 पर्सन को देखते हैं, वो लोग कह रहे होते हैं कि मैं एमसी को वोट करती हूँ क्योंकि एमसी बहुत सुंदर है। तो एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि तुम लोग कौन हो, मैं तो तुम लोगों का नाम भी नहीं जानता। तो वो लड़की अपना नाम लिविंग बताती है और वो कहती है कि मैं एक नर्स हूँ। तो दूसरा बंदा कहता है कि मेरा नाम याद रखना आसान है, मेरा नाम वांग जी है। तभी हम जियांग को देखते हैं जो एमसी से स्माइल करते हुए कहता है मैं अपने मजे के लिए तुम्हें ही वोट करूंगा। एमसी अजीब सा फेस बनाते हुए जियांग से कहता है कि तुम भी। और फिर एमसी उदास होते हुए कहता है कि लेकिन मैं वास्तव में टीम लीडर नहीं बनना चाहता हूँ, मेरी मेंटेलिटी कमजोर है तो फिर मैं ज्यादा प्रेशर को नहीं झेल पाऊंगा। तो कमांडर डुआन कहते हैं कि तुम अपने बड़ों के सामने नाटक करने के लिए 800 साल छोटे हो क्योंकि हर कोई तुम्हारे ऊपर भरोसा करता है। तो अच्छा काम यही है कि तुम इस टीम का लीडर बन जाओ। और फिर कमांडर डुआन एमसी से कहता है हमारे जियांगनान को कई वर्षों से दूसरों द्वारा धमकाया गया है, तो ये सब तुम लोगों पर निर्भर करेगा कि क्या हम इस साल अपने रिस्पेक्ट को वापस हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं। और तभी कमांडर डुआन अपने मैजिक की वजह से वहां पे सीढ़ी बना देता है और कहता है कि ये सीढ़ियां तुम्हें टेलीपोर्टेशन पॉइंट तक ले जाएगा, ये तुम लोग मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझ लो, इस उम्मीद के साथ कि इस साल तुम लोग सब ऊंचे उठोगे। तो सारे स्टूडेंट कहते हैं यस सर। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। और गाइस मुझे पता है कि मैं इन वीडियोस को रीअपलोड कर रहा हूँ, लेकिन ये लास्ट वाला पार्ट बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह से मुझे पहले के 2 पार्ट्स को मर्ज करना पड़ा। तो अपना सपोर्ट दिखाओ और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।